हेलो दोस्तों, तो वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। हम लोग बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम सीरीज की और कहानी और आगे बढ़ाते हैं, आजादी की लड़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ लिया है। अब उसके बाद क्या हुआ आफ्टर मैथ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या करना है। तो दिस इज टेक्निकली चैप्टर 20th। तो एक और बड़ा माइलस्टोन 20वां चैप्टर हम लोग हिट करने जा रहे हैं। बाय द वे, आजादी 5 ही चैप्टर के बाद है, 25वें चैप्टर पे लाइफ जो है फ्रीडम है, उसके बाद जो है पॉलिसीज एंड ऑल का डिस्कशन है। तो टेक्निकली अगले 5 चैप्टर्स में हम लोग आजादी पा लेंगे, राइट है ना, कि हाँ 25th चैप्टर तक हमारा फ्रीडम वाला पार्ट खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल मूव ऑन, और जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज एटसेट्रा, वो सारा डिस्कशन वहां से स्टार्ट होता है। चलिए खैर, तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आया है सर। मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो दिस इज डिबेट ऑन द फ्यूचर स्ट्रैटेजी आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। राइट, तो हमको याद आया कि ऐसा हमने पहले भी एक बार सुना है, ऐसी कहानी डिस्कशन हमने ऐसा पहले भी देखा है। जब हम लोग बात कर रहे थे, हमको याद आया कि अपनी कहानी में एक बार जब हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म किया था, तो 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिनिश हुआ था, राइट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया गया था, ऐसे माहौल में हुआ था कि फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो वहां पे 2 मुद्दे निकल के आए थे, 2 बातें निकल के आई थी। एक तरीका कहता था, एक स्ट्रैटेजी कह रही थी कि वी शुड गो फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। याद आई ये बात, कंस्ट्रक्टिव वर्क हम लोगों को कर लेना चाहिए, ऐसा जो है बात उठी थी, जिसमें जो प्योर गांधीयन जो है स्टाइल को फॉलो करना चाहते थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालाचारी, दे वर लाइक कि हाँ हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, खादी स्वदेशी, रेड जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, देन जो है अनटचेबिलिटी पे काम करेंगे। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, राइट, रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, ये सारा चीज यहाँ पे बात उठी थी। राइट, वहीं एक दूसरी स्ट्रैटेजी जो है हमें याद आ रही है, एक दूसरा पाथ फॉलो किया गया था या सजेस्ट किया गया था स्वराजिस्ट द्वारा, राइट, स्वराज पार्टी द्वारा। तो स्वराज पार्टी तो खैर बाद में बनी, बट हाँ स्वराजिस्ट जो थे, राइट, जिसमें सीआर दास जी का नाम याद आ रहा है, जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू जी हैं, राइट, दे वर द वन हु वर लाइक कि हाँ हम लोग क्या करेंगे, काउंसिल एंट्री करेंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे, लेजिस्लेचर में जाके बैठेंगे और वहां पे डेडलॉक क्रिएट करेंगे, सरकार को फंक्शन नहीं करने देंगे। ये सारी बातें हम लोगों ने समझी थी। तो 2 पैरेलल रास्ते जो है हम लोगों ने देखे थे कि एक बात करता है काउंसिल एंट्री की, इलेक्शन लड़ो, काउंसिल में एंट्री करो और अपने डिबेट्स द्वारा सरकार को चैलेंज वगैरह करो। दिस इज वन पाथ। और एक बात कह रहा था कि कंस्ट्रक्टिव वर्क विच वाज नो चेंजर्स, दीज आर प्रो चेंजर्स। ये हमने पहले पढ़ा था, याद आई हमको बात कि हाँ ये तो सही है, याद आया हमको। नाउ अगेन 10 साल बाद हम लोग क्या जो है फील कर रहे हैं कि 1933 में जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड हो रहा है, और फिर 1934 तक आते आते, अप्रैल मई तक आते आते कॉल ऑफ कर दिया गया। तो नाउ दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज जो है यू कैन से डेड। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है। अब ऐसे में आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, राइट, यही कहानी है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया है, अब आगे कहानी क्या करी जाए, हम जो पॉलिटिकल पाथ चूज करें, आगे का कांग्रेस का जो पाथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फिर से जो है यही बात उठी है यहाँ पे, राइट है ना। तो दिस इज द होल डिस्कशन। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज अ डिबेट ऑन द फ्यूचर स्ट्रैटेजी की क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं इसको। तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया, तो 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक अभी के स्टेज की बात कर रहे हैं, एक आगे एक और स्टेज की बात करेंगे। अभी ये पहला स्टेज है जहां पे हम लोग 34-35 सीडीएम खत्म हुआ है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज डिस्कशन, जिसमें क्या हो रहा था। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपको बता रहा था कि हाँ ये एक एक्ट आया था, राइट है ना। उसी के बाद जो है तीसरा जो है यहाँ पे पड़ाव आएगा। तो नाउ इन तीनों पड़ाव को अगर मैं बोलूं, तो एक तो हम समझेंगे कि हाँ दिस इज स्टेज 1 डिबेट, कि यहां से कौन सा रास्ता सही बैठा है। दिस इज स्टेज 1, राइट, कौन सा सही पाथ है। दिस इज स्टेज 1 डिबेट की क्या करना चाहिए। देन हमें याद आया कि हाँ 1935 में एक एक्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उसके तहत ये कहेगा कि भाई इलेक्शन होने चाहिए, राइट, इलेक्शन होंगे। फिर से काउंसिल में एंट्री की बात हो रही है और मिनिस्ट्रीज की बात हो रही है। इस बात को समझेंगे पहले कि हाँ क्या क्या कहा जो है इस एक्ट ने, राइट है ना, कि इस एक्ट में क्या लिखा, ये भी बात समझेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। और उसके बाद फिर से एक डिबेट आएगा कि हाँ इस इलेक्शन को लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। फिर से यहाँ पे 2-3 यहाँ पे इस तरह के व्यू पॉइंट हमको सुनाई देंगे। दिस इज टेक्निकली स्टेज 2, राइट। ये वाला क्या है, स्टेज 1। तो अभी हम पहले स्टेज 1 समझेंगे कि हाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। फिर हम समझेंगे जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फिर एक और डिबेट आएगा जहां से कहानी आगे की तरफ मोड़ देगी, राइट। आइए समझने की कोशिश करते, तीनों मुद्दों को समझते हैं। सो पहले द फर्स्ट स्टेज डिबेट, राइट। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कहानी। फर्स्ट स्टेज डिबेट,
कि आगे का कोर्स क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। सेकंड स्टेज क्या है वो भी मैंने आपको बताया, राइट। आइए समझते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या बातें उठी। नाउ फिर से वी विल फाइंड कि सिमिलर पॉइंट उठ रहा है कि आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आगे का जो पाथ होना चाहिए, एक मेथड है जो कि गांधीयन मेथड है, जो कि कह रहा है कि हमको कंस्ट्रक्टिव वर्क ही करना चाहिए। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि हाँ, लेट्स हैव कंस्ट्रक्टिव वर्क, लेट्स डू कंस्ट्रक्टिव वर्क, खादी स्वदेशी एटसेट्रा इसको किया जाए। अगेन पिछली बार की तरह है, यस पिछली बार की तरह ही। दूसरा एक मेथड क्या सजेस्ट किया जा रहा है, दूसरा एक मेथड सजेस्ट किया जा रहा है कि यस वी शुड गो फॉर काउंसिल एंट्री। सेम जो है स्वराजिस्ट की तरह, दीज आर लाइक न्यू स्वराजिस्ट, जो कि कह रहे हैं कि काउंसिल एंट्री, इलेक्शंस जो भी होने वाले हैं, तो अभी 1934 में इलेक्शंस होने वाले हैं, राइट 1934 में ही इलेक्शंस होने वाले हैं। तो यहां पे बात हो रही है कि हाँ काउंसिल एंट्री करी जाए, जिनके लिए इस ग्रुप के लिए, इस फैक्शन के लिए वर्ड यूज किया गया है, दीज आर न्यू स्वराजिस्ट, राइट, दीज आर टेक्निकली न्यू स्वराजिस्ट। और इसमें एक नाम अगर मैं लिखना चाहूं तो एम ए अंसारी जी का नाम यहां पे लिखना चाहूंगा मैं, कि ही इज वन ऑफ द मेजर प्रोपाउंडर ऑफ दिस पाथ, कि हाँ जो है एम ए अंसारी, असफ अली, दे आर द मेजर प्रोपाउंडर्स ऑफ दिस पाथ। इवन सी राजागोपालाचारी इज ऑल्सो इन दिस लीग ओनली, हु इज सेइंग कि लेट अस गो फॉर दिस पॉलिटिकल फ्रंट। ये अच्छा है, ठीक है, कंटिन्यू करता रहेगा तो कांग्रेस इस पाथ पे चलता रहेगा, ये बात ठीक है। बट फ्यू ऑफ अस शुड गो फॉर काउंसिल एंट्री। फ्यू ऑफ अस जो भी यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह लड़ना चाहते हैं, उनको यहाँ के जो है इलेक्शंस 1934 के जो सेंट्रल बॉडी इलेक्शंस या प्रोविंशियल इलेक्शंस या लोकल इलेक्शंस, जो भी यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, वी शुड फाइट दैट इलेक्शन। तो ये दूसरा पाथ सजेस्ट हो रहा है कि हाँ काउंसिल एंट्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक तीसरा पाथ भी आ रहा है, राइट, विच इज समथिंग वी वुड लाइक टू सी। थर्ड पाथ, ये दोनों तो ठीक है, बट एक तीसरा पार्ट है जो कि सजेस्ट कर रहे हैं स्पेशली जवाहरलाल नेहरू, राइट, जो कि कहते हैं कि वी शुड कंटिन्यू विद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल, राइट। ही इज सेइंग, राइट, स्पेशली इसके जो मेन प्रोपाउंडर हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, राइट। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि हाँ वी शुड कंटिन्यू फाइटिंग। ये क्या रुक जा रहे हो, राइट, ये क्यों करना है, ये सब डायरेक्शन में क्यों ही जाना है? क्या हम जो है हार मान चुके? क्या हम मान ले कि कोई एनर्जी नहीं बाकी है? इनका कहना है कि भाई अभी भी एनर्जी बाकी है, जनता अभी भी रेडी है, तो हमें अभी कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए। वी शुड कंटिन्यू, मे बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना सही, बट उसके अलावा भी जो भी बॉयकॉट, जो भी एनर्जी, जो भी एजिटेशन, प्रोटेस्ट बाकी है, राइट, वो पाथ हमें अभी भी आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, राइट। टेक्निकली ही सेइंग कि जो स्ट्रगल यहां पे था, तो हम लोग बात कर रहे थे कि स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल, कि हाँ हम लोग अभी स्ट्रगल हमने खत्म किया है, ये पीस एरिया है, और फिर वापस कभी स्ट्रगल करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं ना 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 ना, स्ट्रगल और विक्ट्री, राइट, स्ट्रगल कंटिन्यू करते रहो जब तक विक्ट्री ना मिल जाए। कि जब हमने यहां पे पूर्ण स्वराज की बात कह दी है, राइट, है ना, व्हेन वी आर लुकिंग फॉर पूर्ण स्वराज, तो अब रुक कर ये सब बातें करना जो है क्या है, मिथ्या है, बेवकूफी जो है, समझदारी नहीं है, राइट, है ना। तो ये इस डायरेक्शन में हम लोग को नहीं जाना चाहिए, हम लोग को अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो तीन पाथ यहां पे सजेस्ट करे जा रहे हैं। एक पाथ जो है नॉर्मल कंस्ट्रक्टिव वर्क, एक पाथ की नहीं काउंसिल एंट्री कर लेते हैं, और तीसरा पाथ कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी का पाथ है कि रुकना ही क्यों है, राइट, स्ट्रगल ही कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। कंस्ट्रक्टिव वर्क है गांधी लाइंस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एंड पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस की बात हो रही है, और जिसमें एम ए अंसारी और असफ अली, सॉरी मैंने दो नाम बोले आपको, देन भूलाभाई देसाई, एस सत्यमूर्ति एटसेट्रा, बट हाँ एक नाम कम से कम एम ए अंसारी आप ध्यान रखिए आंसर राइटिंग के लिए, उतना बहुत है, राइट। बट तीसरा पाथ जो है, तीसरा पाथ है नेहरू जी का पाथ, राइट। एक इनका आर्गुमेंट देख लेते हैं कि हाँ जो पॉलिटिकल एंट्री की बात कह रहे हैं, राइट, उनका आर्गुमेंट क्या है कि क्यों हमको पॉलिटिकल एंट्री करनी चाहिए। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दी आर्गुमेंट, मैं आपको बताऊं तो पिछली बार के आर्गुमेंट की बात अगर हम सोचें कि हाँ जो स्वराजिस्ट वाले आर्गुमेंट थे वो क्या थे कि पॉलिटिकल फ्रंट, नया फ्रंट ओपन हो जाएगा, हम जो है काउंसिल को डेडलॉक क्रिएट कर देंगे, जो है लेजिस्लेचर के अंदर जाके हम लोग ऐसी बातें रखेंगे कि पेपर वगैरह पे आ जाएगा, तो उससे पब्लिक ओपिनियन जो है डेवलप होगी, पब्लिक मोराल ग्रो करने लगेगा, राइट, है ना। तो हम जो है, आप ऐसा समझिए कि हम काउंसिल के माध्यम से हम जो है इस तरह का पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं। जहां भी पॉसिबल होगा कंस्ट्रक्टिव वर्क भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ आर्गुमेंट हम यहां पे देखेंगे कि हाँ जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट और जो मोरल है बिकॉज ऑफ दिस काउंसिल एंट्री, राइट, ये मेंटेन रहेगा, यस।
प्लस प्लस इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 1919 के एक्ट में विश्वास रखते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हाँ हम एक नया फ्रंट ओपन कर रहे हैं, लोगों के लिए एक नया पॉलिटिकल फ्रंट ओपन कर रहे हैं, दैट्स इट। राइट, इससे क्या होगा, इस नए फ्रंट से क्या होगा कि जो मासेस है उनका प्रिपरेशन हो सकेगा नेक्स्ट फेज के लिए, आगे आने वाली स्ट्रगल के लिए हम उन्हें प्रिपेयर कर पाएंगे। राइट, प्लस कांग्रेस को सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज, कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन काउंसिल्स, ये सारी चीजें हमको मिलेगी। अगर हम लोग नहीं गए तो किसी और को बिठा देंगे, जो कि सही नहीं होगा। तो सिमिलर आर्गुमेंट हमने 10 साल पहले भी देखे थे, वैसे ही आर्गुमेंट हमने फिर से देखे कि हाँ वैसे ही जो स्वराजिस्ट जिस तरह के आर्गुमेंट दे रहे थे, वैसे ही दीज न्यू स्वराजिस्ट आर गिविंग दिस आर्गुमेंट। नाउ द थर्ड पॉइंट जो कि जवाहरलाल नेहरू हैं और जो लेफ्टिस्ट हैं, जो लेफ्ट विंग है कांग्रेस के अंदर, वो कह रही, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, राइट, वो कह रहे हैं कि हाँ जो है नहीं 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 रुकना क्यों है भाई, राइट, रुकने की जरूरत नहीं है। तो दे आर सेइंग कि देखो कंस्ट्रक्टिव वर्क और काउंसिल एंट्री, ये दोनों ही माध्यम ठीक नहीं है। हम जब लोग पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, राइट, हमें यहाँ पे पॉलिटिकल मास एक्शन को साइड ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमें अपना अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। राइट, हमें मेन इशू क्या है कि हम कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, आजादी के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए जब हम लोग घरों से निकल पड़े हैं, जब पूर्ण स्वराज ही हमारा एजेंडा है, तो अब रुकने का क्या मतलब है कि रुक के कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, काउंसिल एंट्री कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को यहां पे निगेट कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। राइट, कह रहे कि नहीं नहीं नहीं। तो नेहरू जी का विजन अगर हम इस पॉइंट पे समझने की कोशिश करें, 1934 में हम नेहरू जी को अगर जो देखें कि हाँ यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हाँ जो है विड्रॉवल है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, राइट है ना, 1934 अभी यही डिस्कशन ही चल रहा है, विड्रॉ कर ले समथिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ जो विड्रॉवल है, दिस विड्रॉल बेसिकली शोज कि हाँ दिस इज नथिंग बट अ स्पिरिचुअल डिफीट, हम लोग हार गए। राइट, क्यों विड्रॉ कर रहे हो भाई, जब हमने डिसाइड कर लिया कि पूर्ण स्वराज चाहिए, आजादी चाहिए, तो आजादी से कम हम लोग कैसे मान सकते हैं। Right, so this is a spiritual defeat, this is surrender of ideals, a retreat from revolutionary to reformist mentality। वापस हम लोग रिफॉर्मिस्ट टाइप बातें करने लग गए। क्रांति जो है, क्रांतिकारियों वाली जो हमारी बात थी कि हाँ सिस्टम बदल देना है, वो वाला सिस्टम बदलते हुए हम लोग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। Right, so now the basic goal before Indian people as before the people of the world is abolition of capitalism and establishment of socialism। Right, है ना, कि हम की जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी, वो हमेशा सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही है। तो कह रहे हैं कि हमें रुकना क्यों है, हमें तो कैपिटलिज्म को हटाना है, कि जो कैपिटल मेंटालिटी है इसको हटाना है और सोशलिस्टिक आइडिया, सोशलिज्म जो है लेकर आना है। दिस इज समथिंग वी नीड टू एस्टैब्लिश। So now he is talking about again going as per socialism। तो सोशलिस्टिक फिलॉसफी से अगर इस स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जो है उनकी जो फिलॉसफी है वो सोशलिज्म में रूटेड है। तो उनकी फिलॉसफी में आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ इकोनॉमिक एंड क्लास डिमांड्स ऑफ पेजेंट एंड वर्कर्स। राइट है ना, कि अब हमको किसको यूनाइट करना है, पेजेंट्स और वर्कर्स, किसानों और जो है किसानों और वर्कर्स को, लेबर्स को जो है हमें यूनाइट करना है, क्लास ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करनी है। तो भले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एग्जैक्टली मत चलाओ, बट क्या इस तरह का मूवमेंट हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्या किसानों का मुद्दा उठाए रहना चाहिए, क्या वर्कर्स का मुद्दा उठाए रहना चाहिए, मे भी कुछ किसान सभा, मे भी कुछ ट्रेड यूनियन, कुछ इस तरह की चीजें हम लोग को कंटिन्यू करनी चाहिए और इसमें जो इंसाइटमेंट है, इसमें जो भड़काव है वो बनाए रखना चाहिए। राइट, क्लास ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अलाउड टू अफिलिएट विद द कांग्रेस। ये जो लड़ाई है ये कांग्रेस की लड़ाई का ही पार्ट होना चाहिए। राइट है ना, इससे बनेगी कहानी। देयर कुड बी नो जेन्युइन एंटी इंपीरियल स्ट्रगल विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द क्लास स्ट्रगल ऑफ द मासेस। कि हाँ तब तक हम इंपीरियलिज्म के खिलाफ, दूसरा देश जो हमारे ऊपर राज्य कर रहा है उसके खिलाफ हम लड़ाई नहीं कर सकते जब तक हम क्लासेस की लड़ाई, राइट, पेजेंट क्लास, वर्कर क्लास, इन क्लासेस की लड़ाई को अपने साथ एसिमिलेट नहीं कर लेते, अपने साथ जोड़ नहीं लेते। तो उनके लिए जो कैपिटलिज्म, उनके लिए जो है, समझो इस बात को कि ही इज नॉट ओनली अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू इज नॉट ओनली अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। कि हाँ ब्रिटिश हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, सिर्फ ये खाली जरूरी नहीं है, खाली ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस राज्य को खत्म कर दिया जाए, बट ही इज ऑल्सो अगेंस्ट कैपिटलिज्म। राइट, और उनको, जवाहरलाल नेहरू को अगर आप देखिए तो इंडियन मासेस में क्या क्लासेस नजर आती हैं, राइट, उनको क्लासेस नजर आती हैं। तो ये जो इंपीरियलिज्म का स्ट्रगल है, कहीं ना कहीं फॉर हिम इट इज ऑल्सो अ क्लास स्ट्रगल। ये सारी चीजें अलग नहीं है, कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म लाना है। दिस इज ऑल्सो यू कैन से वन ऑफ द थॉट प्रोसेस। राइट, हालांकि
हालांकि पहले आजादी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सोशलिस्टिक गोल्स हो सकते हैं। पहली चीज क्या डोमिनेट करती है? पहली चीज डोमिनेट करती है हमेशा और हमेशा पूर्ण स्वराज। एक बार पूर्ण स्वराज आ जाए उसके बाद सोशलिस्टिक गोल्स की तरफ जाया जा सकता है, सोशलिज्म की तरफ जाया जा सकता है, इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ जाया जा सकता है। बट फर्स्ट थिंग इज नेशनलिज्म, फर्स्ट थिंग इज आजादी। तो पहले इंपीरियलिज्म हटाएंगे, राइट, पहले इंपीरियलिज्म हटाएंगे, उसके बाद सोशलिज्म लेकर आएंगे, उसके बाद कैपिटलिज्म हटाएंगे। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और यहां पे रुकने में जो है विश्वास नहीं रखते। तो एक तरफ गांधी जी जहां स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल में विश्वास रखते हैं, बिपिन चंद्रा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, कि कोई भी लड़ाई परमानेंट नहीं चल सकती है, आप लड़ाई करो, फिर ब्रेक लो, एनालाइज करो, फिर दोबारा लड़ाई करो, राइट, है ना। ये एनालिसिस बीच में ट्रूथ पीरियड इंपॉर्टेंट है, राइट। स्ट्रगल करो, थोड़ा रुको, समझो और फिर से स्ट्रगल करो, ये ट्रूथ पीरियड इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं पे जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि ये कोई ट्रूथ जैसा कुछ नहीं होता, तब तक स्ट्रगल करो जब तक आजादी ना मिल जाए। तो स्ट्रगल शुड कंटिन्यू टिल दिस पॉइंट जहां पे विक्ट्री हो, राइट। दिस स्ट्रगल शुड नॉट स्टॉप, है ना। कहां तक? जब तक आजादी ना मिल जाए तब तक जो है हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए। तो ही बिलीव्स इन कंटिन्यूअस डायरेक्ट एक्शन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं, लॉ नहीं कि हाँ जो है सरकार के हिसाब से चिट्ठी लिखेंगे, मीटिंग करेंगे, ना 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 ना। ही बिलीव्स इन डायरेक्ट एक्शन, रोड पे उतरो, डायरेक्ट एक्शन जो है भड़को थोड़ा सा, राइट, है ना। सरकार को चैलेंज करो, एजिटेट करो, प्रोटेस्ट करो, क्लास स्ट्रगल करो। तो ही बिलीव्स इन जो है डायरेक्ट एक्शन। ही डज नॉट बिलीव कि हाँ कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट फेज होता है, राइट, जिसमें जो है हम जो है कुछ यू कैन से कुछ डेवलपमेंट लेकर आएंगे या कुछ नया बदलाव लेकर आएंगे, है ना। वाई आर दीज कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट फेज? क्या ये 2 आना 4 आना की लड़ाई नहीं है, राइट, है ना। 2 आना 4 आना की लड़ाई नहीं, ये कंटिन्यूस लड़ाई। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ जवाहरलाल नेहरू ओवर हियर, और यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है ना। अब क्योंकि क्या है कि तीनों फैक्शन अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जो कि ठीक भी है। अब जवाहरलाल नेहरू जी का व्यू जो है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम जो है यू कैन से साइड है कि नहीं, हमें लड़ाई कंटिन्यू करनी है। बट ऑफ कोर्स वी आल्सो अंडरस्टैंड कि गांधी जी ने कॉल ऑफ अगर ये कर रहे हैं तो पहली बात जो है, एक और बात समझो कि गांधी जी यहां पे खुद भी, वापस आते इस पे, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में इस समय 34 के दौर में, 33-34 के दौर में कंस्ट्रक्टिव वर्क के साथ साथ गांधी जी कर रहे हैं अनटचेबिलिटी टूर। तो गांधी जी इस समय सोशल रिफॉर्मर है, राइट। गांधी जी टेक्निकली सोशल रिफॉर्मर है, गांधी जी की पूरी एनर्जी इस पाथ पे लगी हुई है, राइट। कल भी हम लोग मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि ही इज टेक्निकली अ सोशल रिफॉर्मर, और इस समय 33-34 के दौर में उनकी पूरी एनर्जी, फास्टिंग एटसेट्रा सब कुछ किधर लगा हुआ है? सब कुछ इधर लगा हुआ है, अनटचेबिलिटी टूर पे लगा हुआ है, और वो हिंदुज्म को चैलेंज कर रहे हैं, राइट, है ना। कि हाँ जो करंट स्टेट ऑफ हिंदुज्म है जिसमें अनटचेबिलिटी बहुत वैल्यू रखती है, उसको वहां पे चैलेंज करा जा रहा है। तो he is definitely on this path. तो he will have to somewhere convince जवाहरलाल नेहरू कि नहीं सर आप थोड़ा रुकिए, राइट। इनफैक्ट उनसे कहेंगे कि हाँ भाई ऐसा है, 1936 का जो प्रेसिडेंटशिप है मैं उसमें सपोर्ट करूंगा आपको, राइट। तो आप प्रेसिडेंटशिप ले लीजिएगा, उसके बाद अपना एजेंडा एंड ऑल जो भी आप जैसा भी आप आगे लेके जाना चाहें आप करिएगा। तो 1936 की प्रेसिडेंटशिप जो कि लखनऊ में है, राइट, दिस प्रेसिडेंटशिप यू कैन कीप, राइट, बट राइट नाउ वी कैन नॉट गो अहेड विद दिस स्ट्रगल। तो गांधी जी का अगर आप जो है मत ले यहां पे, तो गांधी जी डेफिनेटली कैन नॉट गो अहेड विद दिस थिंग। तो गांधी जी विल से नो टू दिस, बट ही विल प्रॉमिस जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू इज वेरी वेरी क्लोज टू हिम। प्लस ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कल को अगर मुझे कोई रिप्लेस करेगा जो मेरी फिलॉसफी, मेरे थॉट प्रोसेस को रखता है, वो जवाहरलाल नेहरू है। तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस होना जरूरी था, एंड दैट इज द रीजन ही सेड कि हाँ ठीक है चलो प्रेसिडेंटशिप 1936 की प्रेसिडेंटशिप आपके पास है, एंड देयर जो है यू कैन हैव योर स्वे, अपने हिसाब से आप जो है लोगों को समझाइएगा, कन्विंस करिएगा जो करना है। बट अभी नहीं, ये चीज हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। Meanwhile, mobilization of masses can happen. Yes, you can go ahead with mobilization of masses. This is fine. Mobilization of peasants, mobilization of workers. ऐसा कुछ करना है तो आप कर सकते हो, मोबिलाइज कर लो, उनमें ओपिनियन लेकर आओ, वो ठीक है, बट उससे ज्यादा नहीं। प्लस गांधी जी ने कहा कि ठीक है ये वाला पाथ जो है यू कैन गो अहेड विद दिस पाथ। तो ऑफिशियली गांधी जी ऑलरेडी पिछले दशक में देख चुके थे कि ये पाथ तो होता ही होता है। अभी वो ना कहेंगे तो पता चला कुछ लोग अलग हो जाएंगे, एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और जाके इलेक्शन लड़ेंगे। तो ही अंडरस्टैंड कि हाँ ये तो करना नहीं है, राइट, क्यों ही चैलेंज करना है, तो लेट इट हैपन। तो दिस इज ओके, दिस इज फाइन, दिस शुड हैपन। इसको भी उन्होंने एग्री कर दिया कि जो लोग जो है इस पाथ पे जाना चाहते हैं वो जाए। तो टेक्निकली दिस पाथ इज ओके, दिस पाथ इज ओके, बट दिस पाथ इज selectively okay, exactly not okay.
तो गांधी जी यहां पे यस कहेंगे काउंसिल एंट्री को, काउंसिल एंट्री को कहेंगे यस। तो गांधी जी कहते हैं कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, राइट, तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कैन नॉट लीड टू फ्रीडम। देखो बहुत ही क्लियरली उन्होंने कहा कि दिस कैन नॉट लीड टू फ्रीडम, बट दोज कांग्रेसमैन जो कि हु कुड नॉट फॉर सम रीजन, कुछ कारणों के तहत ऑफर सत्याग्रह ऑफर नहीं कर पा रहे, अपने आप को कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ नहीं दे पा रहे, शुड नॉट रिमेन अनऑक्यूपाइड, है ना, वो खाली ना बैठे रहे, बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे, दे कुड एक्सप्रेस देयर पैट्रियोटिक एनर्जीज थ्रू काउंसिल वर्क। तो काउंसिल वर्क में वो लोग जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर नॉट सक्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और सेल्फ सर्विस। ये नहीं कि हाँ सरकार के साथ ही हो गए, या अपना इनोवा मिल गया है, जो है एक गनमैन मिल गया है, बंगला मिल गया है, सैलरी मिल रहा है तो खुश हो रहे हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, सेल्फ सर्विसिंग नहीं होना चाहिए, और प्लस जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ आप एकदम झुकाव ना कर दे, राइट, दिस शुड नॉट हैपन, देन इट इज फाइन, जाओ चले जाओ। Right, so now the withdrawal of the civil disobedience movement did not mean bowing down before opportunist or compromising with imperialism. ऐसा कुछ भी नहीं है, this is just a phase, जहां से हम लोग जो है नेक्स्ट फेज की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो मई 1934 कांग्रेस की कमेटी है, राइट, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, राइट, पटना में मुलाकात होगी और एक पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बना दिया जाएगा, राइट। तो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हो रहा है। तो अब जो है अब अगर हम बात समझे यहां पे, तो विल रियलाइज कि दिस इज टेक्निकली मई 1934 पटना में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया जा रहा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो कि फैसिलिटेट करेगा किस चीज को, ये सारे इलेक्शंस को जो है फैसिलिटेट करेगा कि हाँ किस तरीके से हम लोग इलेक्शन वगैरह यहाँ पे लड़ेंगे, राइट। यानी कि पूरी तरह से एक्सेप्टेंस है, ऑफिशियल एक्सेप्टेंस है। हमने समझा था कि हाँ भाई यहीं अप्रैल में सीडीएम ऑलरेडी कॉल ऑफ हो चुका है, राइट, तो ये सागा खत्म हो चुका है, अप्रैल समवेयर, राइट, सीडीएम वाज ऑलरेडी कॉल्ड ऑफ। या तो सीडीएम यहां पे ऑलरेडी कॉल्ड ऑफ हो चुका है, सीडीएम कॉल्ड ऑफ अप्रैल में तक आते आते ही, राइट, तो प्रॉपर्ली ऑफ हो चुका है। नाउ पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह सेटअप हो गया है, आगे के इलेक्शंस की बात हो रही कि हाँ भाई आगे का इलेक्शन लड़ा जाए, राइट, है ना, बात आगे बढ़ाई जाए, इलेक्शंस वगैरह लड़ा जाए, है ना, एनसीएम विड्रॉवल भी हो चुका है यहाँ पे, राइट। सो नाउ यहाँ पे अब गांधी जी रिजाइन कर देंगे। तो अक्टूबर 1934 तक आते आते गांधी जी रिजाइन कर देंगे बाय अक्टूबर 1934। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट इवेंट कि हाँ गांधी जी हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द कांग्रेस, राइट। देखो 1934 में गांधी जी के रिजाइन करने का जो रीजन है, देखो बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या गांधी जी अब कांग्रेस की फिलॉसफी में विश्वास ही नहीं रखते हैं, क्या कुछ अलग कर देंगे समथिंग, या पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो गांधी जी का देखो मानना है यहाँ पे ये जो है जो रिजिग्नेशन है गांधी जी का, राइट, तो मेन रीजन है कि पहली बात कि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव पाथ पे ही जाए, जो कि नहीं हो रहा, काउंसिल एंट्री वगैरह हो रही है। दूसरी बात, गांधी जी फुल फ्लेज किस तरफ जाना चाहते, कंस्ट्रक्टिव पाथ पे जाना चाहते हैं। प्लस वो भी ये भी देख रहे हैं कि हाँ कुछ बहुत ही रैडिकल व्यूज भी है, जैसे जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि नहीं हमें स्ट्रगल ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी पूरी तरह से मैच हो नहीं रही है। तो यहां पे वो चाहते हैं कि देखो जो मैं करना चाहता हूं अपने जीवन में, जैसे कि मैं अनटचेबिलिटी टूर करना चाहता हूं, कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान देना चाहता हूं, तो जहां पे मैं करना चाहता हूं समथिंग वो कहीं हैम्पर ना हो, तो लेट मी गो ऑन माय पाथ, राइट, लेट मी डू माय थिंग्स। और जो कांग्रेस करना चाहती है वो कांग्रेस भी कर सके, आई शुड नॉट हिंडर इन द प्रोग्रेस। अगर ये फिलॉसफी, अगर लेट से नई जनरेशन आ गई है, उनकी फिलॉसफी थॉट प्रोसेस कुछ और है, राइट, है ना, तो वो लोग अपना जो कंटिन्यू करना चाहे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठे, गांधी जी वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो गांधी जी के मित्र हैं एक हेनरी पोलक, तो हेनरी पोलक ने स्टेटमेंट दिया कि गांधी जी को ऐसा चेंज इन थॉट आता है, राइट, है ना, कि हाँ अभी 2-3 साल वो सोशल रिफॉर्मर रहेंगे, बट डोंट वरी, ही विल बी बैक इन कांग्रेस। वो वापस टेक ओवर कर लेंगे, वापस सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हाँ ये रेजिग्नेशन क्यों हुआ, क्या हुआ समथिंग, राइट। यहाँ पे गांधी जी का रेजिग्नेशन इज ओनली फॉर दिस शॉर्ट टर्म, कि जहां पे ही इज अ सोशल रिफॉर्मर, टेक्निकली ही इज नॉट बिहेविंग एज अ पॉलिटिकल पर्सन। तो यहां पे गांधी जी रिजाइन कर देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि हाँ उनका जो इकोनॉमिक विजन है,
राइट है ना, कि वो कहते हैं कि स्पिनिंग और रूरल इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस रेजोनेट नहीं कर रही इस बात पे। राइट, कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस है, जो कह रहे हैं कि नहीं मैकेनाइजेशन या मशीनेशन जो है मैकेनाइजेशन होना चाहिए, अब मशीनें होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, अर्बनाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पे वो गांधी जी मानते हैं कि हर जगह चरखा होना चाहिए, रूरल इंडस्ट्री होना चाहिए। स्पिनिंग व्हील चरखा उनके हिसाब से जो नेशन का सेकेंड लंग है। राइट, सांस ले रहे हैं हम लोग इससे, तो ही इट इज सो इंपॉर्टेंट। लेकिन कांग्रेस ऐसा मान रही, कांग्रेस ऐसा नहीं मान रही, तो इकोनॉमिक विजन भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जो है आप कुछ और कह रहे हैं, अभी हमने समझा, और हम लोग जो है कुछ और कह रहे हैं, तो यानी टेक्निकली उधर भी क्या है, डिसएग्रीमेंट है, बात नहीं बन रही। राइट, प्लस स्ट्रैटेजी में भी हमने देखा कि हाँ व्यूज अलग अलग हैं, एंड दैट इज द रीजन गांधी जी सेड कि चलो ठीक है, लेट मी रिजाइन एंड यू गाइस कंटिन्यू, इट्स ओके। तो अक्टूबर 1934 he will tender his resignation कि सर अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना, बाकी आप लोग कंटिन्यू करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जो है गांधी जी सही में कांग्रेस छोड़ दिए हैं। राइट है ना, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में जो है गांधी का दबदबा नहीं रहेगा, अभी भी सब लोग आते रहेंगे, गांधी जी से मिलते रहेंगे। राइट, गांधी जी 1936 में वर्धा आ जाएंगे, है ना, तो वर्धा से ऑपरेट कर रहे हैं टेक्निकली वो, तो वहां पे सब लोग आते रहेंगे, जो जिसको भी राय मशवरा करना होगा, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू है, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो ये सारा डिस्कशन होता रहेगा। तो इट्स नॉट लाइक इट इज मूविंग विदाउट गांधी जी का वेट, बट स्टिल जो है ऑफिशियली ही हैज रिजाइन। प्लस इलेक्शंस हुए नवंबर 1934। या तो जो है 1934 के यहाँ पे इलेक्शंस हुए, तो 1934 में इलेक्शंस हो रहे हैं समवेयर इन नवंबर। तो नवंबर में इलेक्शंस भी हो गए, और नवंबर आसपास जो भी इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, इस पे ये जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस है, काफी बढ़िया कांग्रेस ने परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेजिस्लेचर में नवंबर में इलेक्शन हुआ है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, और कांग्रेस ने टोटल 45 सीटें जीती हैं आउट ऑफ 75 सीट्स, विच इज अ गुड परफॉर्मेंस। राइट, नॉट ओनली दिस, आसपास के बाकी इलेक्शंस में भी इन्होंने परफॉर्म किया। तो दिस वाज द स्टेज 1 डिबेट, जिसमें ये बात हुई कि चलो काउंसिल एंट्री कर लो, जाओ भाई इलेक्शन वगैरह लड़ो, कोई बात की बात नहीं है, गांधी जी रिजाइन भी कर देंगे, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल विल बी जो है यू कैन से कन्विंस्ड कि ठीक है, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो नवंबर 1934 कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। 1934 के जो है असेंबलीज में अगर आप देखिए तो कांग्रेस का जो है यू कैन से सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है। राइट है ना, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपके देखिए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है इन 1934 का इलेक्शन। राइट है ना, सो जो है दिस इज गोइंग गुड राइट नाउ। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज डिबेट, हमने 1934 के आसपास देखा किस तरह का कुछ हुआ। देन 1935 का एक्ट आ गया, 1935 का एक्ट। तो आगे कहानी बढ़ाने से पहले हमें 1935 का एक्ट समझना पड़ेगा कि इस एक्ट में क्या हो रहा है। राइट, तो लेट अस ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस एक्ट। तो नाउ तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है, तो हमें याद आया कि हाँ भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे आया, एक छोटा सा क्विक रिव्यू। हमें याद आया कि हाँ जो है एक तो साइमन कमीशन को भेजा गया था। इनफैक्ट थोड़ी सी और अगर मैं बात आपको याद दिलाऊं, तो 1919 का एक्ट आया था, 1919 का एक्ट, जिसमें कोई प्रियम्बल भी था जो कि कह रहा था कि धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे जो है हम जो है ये देंगे आपको, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। बट एक और बात कही थी, इस प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, धीरे धीरे। राइट, ऐसा भी कुछ कहा था। और तीसरी बात लिखी थी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटेन रहोगे, आजादी नहीं होगी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटेन। और यहां पे इस एक्ट में इन्होंने हमको दयारकी दे दी थी। याद आ रही बात है, दयारकी। अभी एक बार एक्ट भी वापस याद दिला दूंगा, बट यस दयारकी दे दी थी इन्होंने। प्लस हमें याद आया कि हाँ 1927 फाइनली साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट करी, रिपोर्ट आ गई 1930 में रिपोर्ट आ गई, जिसमें इन्होंने बताया कि हाँ आगे क्या करना चाहिए समथिंग। और इसी 1930 की रिपोर्ट के बाद वी नो कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राइट, RTC 1 32 में 2, 33 में 30 में 1, 31 में 2, 32 में 3। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 भी हो गई, जिसमें एक और हमने एक माइनर डिस्कशन किया था विच वॉज कम्युनल अवार्ड इन पूना पैक्ट। राइट, ये सब पढ़ा हुआ है हमने, तो आई होप कि आप जानते हैं ना। इसी के बाद ही 32 के बाद एक वाइट पेपर लिखा गया पहले। राइट, एक वाइट पेपर आया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, रफ वर्क एक ड्राफ्ट आया, फिर एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी बैठी,
सेलेक्ट कमिटी, और उसके बाद 1935 में फाइनली अगस्त के आसपास वी हैव दिस एक्ट जो पास हो गया, 1935 एक्ट। तो ये इतनी जद्दोजहद के बाद, इतने प्रोसेस के बाद फाइनली वी हैव दिस 1935 का एक्ट। कुछ नहीं तो 97 साइमन कमीशन से यहां तक 8 साल लगे, राइट है ना। नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए टोटल 8 साल हमको लगे, और ये 1935 का एक्ट है ना। अभी 1935 का जो एक्ट है, राइट, इसमें क्या कोई प्रियम्बल है? इसमें इस बार इन्होंने कोई प्रियम्बल नहीं लिखा है, कोई प्रियम्बल इन्होंने नहीं लिखा है। इन्होंने जस्टिफाई किया कि देखो आगे का ऐसा कोई नया विजन तो है नहीं, जो पहले था वही है, तो इसमें क्या ही लिखना। तो प्रियम्बल जैसा कुछ भी यहाँ पे मिसिंग है, राइट है ना। पिछली बार प्रियम्बल हुआ करता था, प्रियम्बल था 1919 के एक्ट में, यहाँ जो है कोई प्रियम्बल नहीं है। तो समय सर हुआर थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राइट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआर, तो इनसे पूछा गया साहब प्रियम्बल भूल गए शायद आप छापना, प्रिंट में रह गया, दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं इस बार प्रियम्बल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नया विजन, ऐसा कोई नया चेंज है ही नहीं, तो क्या ही लिखें प्रियम्बल, तो इस बार जरूरत नहीं थी प्रियम्बल की। हमने कहा ठीक है भाई, और बताइए क्या है प्रोविजन, क्या है इसके, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, फैक्टर्स तो हम लोग जानते हैं कि हाँ एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो इसमें वापस नहीं जा रहा मैं, राइट है ना। तो ये हमने समझ लिया ऑलरेडी। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस पूरे प्रियम्बल में, राइट, इस पूरे एक्ट में। नाउ द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज फेडरेशन, राइट, फेडरेशन। तो इस एक्ट ने सबसे पहली बात जो कही वो कहा कि जो है, अच्छा एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 1935 का एक्ट ये कहता है कि अब की जो सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार में ब्रिटिश प्रोविंसेस भी होंगे और प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे। 1919 तक प्रिंसली स्टेट्स सरकार में एग्जिस्ट नहीं करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट अब सेंटर पे जो सरकार बनेगी उसमें प्रिंसली स्टेट्स का भी से होगा, यहाँ के लोग होंगे। प्रोविंसेस पहले से थे, राइट, एक बात तो ये कही है। दूसरा बड़ा डिवीजन है कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, एक फेडरल लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट। जैसे पहले होता था, जैसे आज होता है, राइट, हमारे पास 3 तरह की लिस्ट है, सेंटर, स्टेट और जो है कंकरेंट, वैसे ही यहाँ पे सेंटर, फेडरल, कंकरेंट और प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई। प्लस सेंटर में हम देखेंगे कि हाँ सेंटर में दयार आ गई। अब लेट मी एक्सप्लेन कि हाँ ये टोटल क्या हो रहा है। दयार आ गई, तो एक एक मुद्दा समझते हैं, राइट, समझते हैं कि हाँ क्या हो रहा है। लेट्स स्टार्ट विद फेडरेशन। तो फर्स्ट थिंग इज फेडरेशन। अब इंडिया में हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एंटिटीज, जैसे कि एक है आपका, एक है बंगाल। बंगाल इज अ ब्रिटिश प्रोविंस, जिसको लीड कर रहा है, जिसके ऊपर बैठा हुआ है कोई गवर्नर, राइट, उसका अपना एक लेजिस्लेचर है, अपने कुछ मिनिस्टर्स हैं। जैसे आज हमारे किसी भी स्टेट में, यूपी, बिहार, बंगाल, तो जैसे आज का बंगाल है कि एक गवर्नर होगा, लेजिस्लेचर होगा, एक एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स होंगे यहाँ पे और इसको रन करेंगे। तो एक एंटिटी क्या है इस तरह की ब्रिटिश प्रोविंसेस, जैसे कि बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, राइट है ना, इधर यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस हो गए। तो देयर आर लाइक जो है सम प्रोविंसेस है ना, तो इस तरह के प्रोविंसेस एग्जिस्ट करते हैं। नाउ सेकेंड एंटिटी जो एग्जिस्ट करती है, सेकेंड एंटिटी इज योर प्रिंसली स्टेट्स, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, राइट, हैदराबाद, अलवर, जम्मू कश्मीर। तो ये तीसरी एंटिटी क्या है, ऐसे प्रिंसली स्टेट्स, जिसको हेड कर रहा है कोई स्वयं प्रिंस, कोई राजा महाराजा, जिसका अपना दरबार है, अपने जो है मंत्री हैं, सैनिक हैं, है ना। तो ये अभी भी क्या है, पुराने स्टेज में चल रहा है, राजा महाराजाओं का दौर है इसमें। क्या जो है ये लोग आपस में पूरे इंडिया की सरकार में क्या इनका कोई से है? नहीं। इनफैक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि लेट्स से दिल्ली से ऑपरेट कर रही है, इसमें बैठे हैं वाइसरॉय, राइट। तो वाइसरॉय जो है, तो वाइसरॉय के पास सेंटर में अपना एक एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, अपना एक लेजिस्लेचर है, अभी बाई कैमरल है, एक लोकसभा एक राज्यसभा जैसा कुछ, राइट। और यहां पे जो भी लोग आ रहे हैं वो टेक्निकली ब्रिटिश प्रोविंसेस से आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आ रहे हैं, यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस ही सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई है और ये लोग अब तक नहीं बैठे हुए। तो अब ये डिसाइड हुआ 1935 के एक्ट में कि अगर भारत सरकार बन रही है तो ये भी भारत का हिस्सा है, राइट। अगर ब्रिटिश इंडिया की सरकार बन रही है, इंडिया की गवर्नमेंट बन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही है, तो इनके बिना कैसे बन सकती है।
तो टेक्निकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि नाउ वी शुड यूनाइट बोथ ऑफ देम, तो हैदराबाद या फिर प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंसेस मिला के बनेगा इंडिया का फेडरेशन, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो टेक्निकली फेडरल गवर्नमेंट होगी, यानी कि प्रिंसली स्टेट भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। प्रिंसली स्टेट से भी कोई यहां पे बैठा होगा, कोई यहां बैठा होगा, कोई यहां भी बैठा होगा। दिस इज फेडरेशन। तो प्रिंसली स्टेट पहले देखो जो है, अच्छा आगे तो प्रिंसली स्टेट या सोच रहे बाद में बात करेंगे, बट एक्ट में अगर हम देखें तो एक्ट में से फेडरेशन की बात कही गई है कि नाउ वी बिलीव इन फेडरेशन। कहने का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंसिस्ट ऑफ, या इंडियन गवर्नमेंट विल कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस, एक बात, प्लस इट विल कंसिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स या इंडियन स्टेट्स। ना अब सवाल उठता है कि ये क्या इंडियन स्टेट्स इस बात के लिए एग्री करते हैं? तो हुआ कि इंडियन स्टेट्स को इस पूरे प्रोविजन के लिए हां बोलनी पड़ेगी, राइट? सो फॉर दिस दे नीड टू से यस वाया साइनिंग वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सारे प्रिंसली स्टेट साइन करेंगे। अब उस समय इंडिया में कुछ 500 के ऊपर प्रिंसली स्टेट्स है ना, 550 के आसपास समथिंग इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स है। तो इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स, हर किसी को डर हो सकता है। मान लो मेरा एक छोटा सा राज्य है बड़ौदा का, राइट? बड़ौदा का मान लो मैं राजा हूं, या लेट्स से मैं अलवर का राजा हूं। हो सकता है मैं इस तरह के अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड ना हो। मुझे ऐसा लगेगा कि एक बार मैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में गया तो ये किसी दिन मेरा राज्य भी ले जाएंगे, राइट? पहले मुझे लेके आएंगे पार्लियामेंट में, फिर कहेंगे नहीं लोग चाहिए, लोगों से इलेक्शन कराओ, राइट? इलेक्शन होने लगेगा, फिर कहेंगे राजा का मतलब नहीं है तो यहाँ चीफ मिनिस्टर रखो, तो मेरी तो इज्जत ही खत्म हो जाएगी, राइट? मेरा तो राज्य खत्म कर देंगे लोग। तो मे बी एज अ प्रिंसली स्टेट मैं इंटरेस्टेड ना हूं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने में, राइट? मुझे कोई इंटरेस्ट हो सकता है ना हो इस बात को साइन करने में। मुझे अपना राज्य नहीं देना, जो जैसा चल रहा है, जो स्टेटस को है मेंटेन रखो, मुझे क्यों ही जाना है इसमें, कहीं मेरा राज्य चला गया तो। देखो 1920s के स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आया था, लेकिन जब से ये डर बैठा है कि हाँ ये मेरा राज्य ही किसी दिन खत्म कर देंगे, ये जो कांग्रेस जो है या पॉलिटिकल पार्टी बना देगी हमारे बड़ौदा में, राइट है ना, या फिर हमारे हैदराबाद में, और उसके बाद यहाँ के लोग एजिटेट करने लगे, कहेंगे हमको हक चाहिए, हमको चाहिए, हमको नॉमिनेट करो, हम बैठेंगे, दिक्कत हो जाएगी मेरे राज्य के लिए। तो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मैं ना साइन करूं। तो दोनों बातें पॉसिबल है कि हाँ मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो सकता है ना साइन करूं, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दूं। अगर मुझे लगता है कि बैठना चाहिए तो ठीक है बैठेंगे, अगर मुझे लगता है नहीं बैठना चाहिए तो ठीक है नहीं बैठेंगे। नाउ अब ये 1935 के एक्ट में क्लॉज है जो कहता है कि ये कब तभी एक्टिवेट हो सकता है, राइट है ना? ये जो फेडरेशन है, टेक्निकली फेडरेशन एक्टिवेट करने की कुछ कंडीशंस है, राइट है ना? कि ऐसे नहीं कि फेडरेशन एक्टिवेट हो गया। फेडरेशन एक्टिवेट करने की कंडीशंस ये है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन कर रहे हैं इंडियन स्टेट्स, जो लोग कह रहे हैं हाँ, राइट, टोटल नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स, मतलब टोटल इतने स्टेट्स जो कि राज्यसभा में जो है, टेक्निकली सेनेट में 50% सीट्स। तो उस समय जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें और एक्सप्लेन कर दे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या कहा मैंने। तो देखो होने क्या जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वाइसरॉय होगा, वाइसरॉय के दो हाउसेस होंगे, एक हाउस होगा फेडरल असेंबली विच इज मोर लाइक लोकसभा, और एक हाउस होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कुछ लोग आएंगे इंडियन स्टेट से, राइट, और कुछ लोग आएंगे प्रोविंसेस से, मतलब कुछ बंगाल, बिहार जो है, उड़ीसा, जो है बॉम्बे, यहां से आएंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस, और कुछ लोग जो है यहां पे बैठेंगे इंडियन स्टेट से, राइट। तो कुछ सीटें इनके ऊपर एलोकेटेड होंगी, जो कि नंबर है कुछ नहीं तो रफली 104 सीटें इन इंडियन स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। तो टेक्निकली अगर मान लो 50 स्टेट हैं, तो इन 50 स्टेट जो 500 स्टेट्स हैं, तो किसी को नहीं मिलेगी, ग्रुप ऑफ स्टेट्स क्रिएट हो जाएंगे, समहाउ ये 104 सीटें इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। नाउ ये जो 104 सीटें इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहने का मतलब ये एक्टिवेट तभी होगा जब एटलीस्ट इतने स्टेट्स जो कि 52 सीट्स प्लस ऑक्यूपाई करते हो, 52 सीट्स प्लस
इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इतने लोग अगर हां कहेंगे तभी ये फेडरेशन बनेगी, वरना फेडरेशन नहीं बनेगी। 52 सीटों से ज्यादा ऑक्यूपाई करने वाले स्टेट्स, यानी इतने इंडियन स्टेट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हां कर दे कि कम से कम आधी सीटें ऑक्यूपाई हो जाए, मिनिमम, बेयर मिनिमम, राइट। तो बेयर मिनिमम अगर आधी सीटें ऑक्यूपाई नहीं हुई, मान लो 2 ही स्टेट्स ने कहा कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रहे हैं, राइट, एक की 1 सीट है, दूसरे की 2 सीट है, 3 सीटें हो गई, क्या फेडरेशन आएगा? फेडरेशन नहीं आएगा। कहेंगे ना पहले सबका साइन लेके आओ, राइट, है ना, सब जितने लोग हैं सबका साइन लेके आओ, उसका साइन लेके आओ जिसने यहाँ फेडरेशन लिखवाया हुआ है, सबका साइन जब हो जाएगा उसके बाद ही फेडरेशन यहाँ पे आएगा। तो कम से कम 50% ऐसा वैल्यू जो है होना चाहिए सीटों का कि यहाँ सीटें भर रही हैं, तभी ये सारा खेला होगा, वरना फेडरेशन बनेगा ही नहीं। एक और कंडीशन इसमें इन्होंने डाली कि खाली 52 सीटों से भी नहीं, एक और पॉइंट इन्होंने लिखा कि भाई जितने स्टेट्स हां कह रहे हैं, इन हां कहने वाले स्टेट्स, मान लो लेट्स से 500 में से लेट्स से 200 स्टेट्स ने हां कह दिया, 2 स्टेट्स सेड यस आउट ऑफ 500, आउट ऑफ 550 या 500 जो भी है, राइट। बट ये सारी पॉपुलेशन, अगर 500 लोगों की पॉपुलेशन, 500 स्टेट से पॉपुलेशन लेट्स से कि हाँ जो है 50 मिलियन है, और ये जो 200 स्टेट जिन्होंने हाँ कहा है ये बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं, और यहां की सारी पॉपुलेशन जोड़कर शायद निकलती है 10 मिलियन। यानी कि जिन लोगों ने हाँ किया है, क्या वो आधी जनता भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी विल रियलाइज नो, आधी जनता भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, तब भी ये फेडरेशन लागू नहीं होगा। तो 200 स्टेट्स भी अगर हाँ बोल दे और किसी तरह मान लो कि 52 सीट अगर फुलफिल हो रही हैं, तब भी बात नहीं बनेगी। कम से कम उतने स्टेट्स की 50% पॉपुलेशन हाँ बोले, पॉपुलेशन कवर्ड होनी चाहिए इस हाँ में, तभी फेडरेशन आ सकता है, वरना फेडरेशन नहीं आ सकता है। यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, मतलब टेक्निकली जो इंडियन स्टेट्स हैं, इनको बहुत प्रेरोगेटिव दिया गया है, राइट, बहुत इज्जत दी गई है कि जब तक आप पूरी तरह से कंफर्टेबल फील ना करें, सारे स्टेट्स, मैक्सिमम स्टेट 50% से ज्यादा स्टेट्स कंफर्टेबल फील ना करें, 50% विद रिस्पेक्ट टू सीट्स, 50% विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, दोनों तरीके से इनफ प्रिंसली स्टेट्स अगर कहेंगे कि फेडरेशन होना चाहिए, तभी फेडरेशन होगा, अन्यथा फेडरेशन नहीं होगा। तो ऐसा फेडरेशन के बारे में जो है 1935 के एक्ट का विचार है कि हाँ ये फेडरेशन तब आएगा जब ये प्रिंसली स्टेट्स है ना कि 50% सीटें चाहे 50% पॉपुलेशन, राइट, ये एग्री करेगी, तभी ऐसा बनेगा, वरना सेंटर पे ऐसा नहीं बनेगा। तो पहली बात इन्होंने ये कह दी। तो हमने डिस्कस किया क्या? ऑल इंडिया फेडरेशन। हमने बात करी 52 सीटों की, 50% पॉपुलेशन की। बट क्या कभी हाँ होगा? ऐसा हाँ कभी हुआ ही नहीं, राइट, है ना, कि ये नेगोशिएशन कभी हो ही नहीं पाया, प्रिंसली स्टेट्स ने एग्री किया ही नहीं, और गोल 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 घुमाते रहे कल आना, जैसे क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आता है, राइट, है ना, हाँ ऐसे नहीं भैया नहीं चाहिए, तो हाँ तो ऐसे ही जो है, या कल फोन करना, परसों आना, उस दिन फ्री होंगे, बात करेंगे, राइट। तो ऐसा ही गोल गोल घूमते रहे और ये फेडरेशन कभी भी नहीं आया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में 1919 का एक्ट ही चलता रहेगा, 1935 का एक्ट सेंटर पे एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। रीजन, प्रिंसली स्टेट्स हमारे माने ही नहीं। तो मैं आगे की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बट इट इज ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस, ऐसा रियल में अप्लाई हुआ नहीं। रियल में 1919 का एक्ट ही चलता रहेगा, चाहे 1946 तक चलता रहेगा, ये 1935 अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। ओके, बट स्टिल लेट्स अंडरस्टैंड कि आगे क्या कहा था, अगर अप्लाई होता तो क्या होता। दिस इज मोर फॉर द एकेडमिक पर्पस कि हाँ भाई जो है अगर हो जाता तो कैसे ऑपरेट करते। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट नाउ। सेंटर में तो एक हमने सीखा फेडरेशन की बात कर ली। अब आते हैं दूसरा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पे आते हैं, या फिर फेडरल, पहले लेजिस्लेचर समझते हैं, राइट। पहले लेजिस्लेचर की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। फेडरल एग्जीक्यूटिव यानी कि वाइस रॉय और उसका एग्जीक्यूटिव बॉडी। ऐसा क्या होने वाला है, लेट अस ट्राई अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर रूल करना है, वो सारे सब्जेक्ट डिवाइड होंगे 3 पार्ट में। सब्जेक्ट्स डिवाइड होंगे, एक होगा आपका फेडरल लिस्ट, एक होगा कंकरेंट लिस्ट, और एक होगा प्रोविंशियल लिस्ट। इस तरह की 3 लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स बांट दिए जाएंगे। नाउ फेडरल लिस्ट जो है, फेडरल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये टेक्निकली सेंटर दोनों देखेगा अलॉन्ग विद दिस, बट मेनली फेडरल लिस्ट एक
इसमें से निकाले जाएंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ऐसा हमें 1919 का एक्ट याद आया। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जैसे कि नहीं सॉरी पहले लिखते हैं रिजर्व सब्जेक्ट। तो इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा, जैसे कि जो है जैसे कि डिफेंस, जैसे कि फाइनेंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो होंगे जैसे कि फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, राइट। फाइनेंस नहीं कहना चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर्स कहना चाहिए। फाइनेंस में कुछ और जुगाड़ करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, ट्राइबल अफेयर्स हो गया। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें रिजर्व सब्जेक्ट हो जाएंगी, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिशर्स। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली हैंडल करेगा, राइट। तो इनका वाइसरॉय अपने एग्जीक्यूटिव्स, अपने काउंसलर्स को सेलेक्ट करेंगे और ये लोग रिजर्व सब्जेक्ट की देखरेख करेंगे। तो वाइसरॉय विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ हिज एडवाइजर्स, काउंसलर्स, जो है वो यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे। नाउ दूसरा गवर्नर हायर करेंगे पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट से आएंगे कुछ क्या, मिनिस्टर्स। तो दूसरा यहीं पे क्रिएट होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो पार्लियामेंट से आ रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो हैं जिनको दिया जाएगा देखरेख ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो बाकी जो सारे सब्जेक्ट हैं वो गवर्नर जनरल ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ट्रांसफर सब्जेक्ट यहां पे देखा करेंगे। बिल्कुल जैसा अरेंजमेंट आज हमारे यहां पे है कि हाँ हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी एड एंड एडवाइस में हमारे प्रेसिडेंट ऑपरेट करते हैं। तो नाउ देयर आर टू ग्रुप्स, एक एग्जीक्यूटिव, एक आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव क्या रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को? नहीं। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं क्या वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को? यस, दे आर रिस्पॉन्सिबल। इनको हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। अगर इन्होंने जनता के हिसाब से ऑपरेट नहीं किया तो इनको कॉल ऑफ किया जा सकता है, इनकी सरकार गिराई जा सकती है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है? यस, दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो टेक्निकली दिस इज नथिंग बट दयारकी। तो 1919 के एक्ट में दयारकी थी एट द प्रोविंसेस, राइट। लेकिन अब जो दयारकी है वो आ चुकी है एट द सेंटर। तो अब दयारकी जो है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व का जो है अरेंजमेंट है, ये सेंटर पे आ चुका है। आपके रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट इस तरीके से अब जो है ऑपरेट करेंगे। ओके, नाउ क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक और बात ध्यान रखने लायक है कि हाँ, क्या इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्रिंसली स्टेट्स भी इंक्लूडेड होंगे? क्या कोई स्टेट्स का भी मेंबर होगा? हाँ भाई होगा। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्रिंसली स्टेट एक्सक्लूड नहीं हो रहा, तो कुछ वहां से भी वाइसरॉय लेकर आएंगे। तो दिस इज हाउ एग्जीक्यूटिव इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड कि हाँ, देयर इज रिजर्व सब्जेक्ट, देयर इज ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ट्राइबल एरियाज, एक्लेसियास्टिकल अफेयर्स, रिलीजन रिलेटेड, राइट। ये गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स द्वारा जो है मैनेज करेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल लेजिस्लेचर को? नहीं, दे आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। बट ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है, बाकी के सारे ट्रांसफर सब्जेक्ट गवर्नर जनरल मैनेज करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, राइट। क्या वो रिस्पॉन्सिबल है टू द फेडरल लेजिस्लेचर? यस। अगर फेडरल लेजिस्लेचर ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो इनको रिजाइन करना पड़ जाएगा। बट ऑल्सो इन दिस होल सिस्टम वाइसरॉय और बेसिकली गवर्नर जनरल इज द पिवट पॉइंट। वही पूरी चीज रन कर रहा है। पूरा शो अगर किसी के ऊपर बेस्ड है तो वो वाइसरॉय के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेजिडुअल पावर है, कोई एक्स्ट्रा पावर है, वो किस में वेस्टेड है भाई? सेंटर में वेस्टेड है, वाइसरॉय में वेस्टेड है। इनके पास अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स है, डिस्क्रिशनरी पावर्स। इनको लग रहा है कि हाँ, सरकार उनके हिसाब से नहीं चल रही, या सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार ब्रिटिश के फेवर में नहीं चल रही है, तो अगर वो सरकार गिराना चाहे, अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहे तो ले सकते हैं। ऐसी बहुत आर्बिट्रेरी पावर उनको कि ट्रैंक्विलिटी के नाम पे, पीस के नाम पे, इंटरेस्ट के नाम पे, ऐसा उनको सारी पावर्स दे रखी है। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत सारी हैं। यस, डिस्क्रिशनरी पावर्स है, रेजिडुअल पावर है, ही इज अ पिवट पॉइंट, ही इज अ डिसाइडिंग फैक्टर बिहाइंड एवरीथिंग। तो एग्जीक्यूशन में अगर हम देखें तो वाइसरॉय ही, जो गवर्नर जनरल है, वही इस पूरे एक्ट की आत्मा है, राइट, है ना। वही उसका पहिया है, वही आत्मा है, वही शरीर है, वही सब है, राइट, है ना। सर्वे सर्वा है इसमें जो है गवर्नर जनरल। तो नाउ तो वी आर अंडरस्टैंडिंग कि गवर्नर जनरल उसके इंडिविजुअल जजमेंट पे, डिस्क्रिशनरी पावर्स पे काफी सारी बातें डिपेंड करती है। प्लस हमने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया रिजर्व और ट्रांसफर में, ये बातें हमने समझ ली। ये कहानी हो गई एग्जीक्यूटिव की।
अब बात करते हैं, बढ़ते हैं लेजिस्लेचर की तरफ कि जो 2 डब्बे हमने बनाए हैं लेजिस्लेचर में, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। नाउ लेजिस्लेचर, तो इसी में थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसको साफ कर देते हैं। तो एक जो हाउस है वो है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जैसे कि आज राज्यसभा, राइट। और दूसरा जो हाउस है आपका फेडरल असेंबली, जैसे कि आज लोकसभा। बट एकदम से बात मान मत लेना, थोड़ा सा कैवियट है इसमें, थोड़ा सा कैच है इसमें। तो नाउ तो फेडरल असेंबली जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, जैसा हमारा लोकसभा दिखता है रफली थोड़ा ऐसा ही दिखता है। फेडरल असेंबली में वी विल फाइंड कि हाँ भाई देयर इज पहली बात 5 साल का टेन्योर है, 5 इयर्स, एक बात। दूसरी बात जो है 375 सीटें हैं, 375 सीट्स। 375 सीट्स में 250 सीटें ब्रिटिश इंडिया द्वारा आएंगी, 250 मतलब आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस द्वारा, और 125 सीट जो होंगी वो आपकी 125 सीट्स वो इंडियन स्टेट्स द्वारा आएंगी, मतलब प्रिंसिपली स्टेट्स जो हैं वो 125। ऑब्वियस है कम नंबर जो होगा वो इंडियन स्टेट्स की तरफ होगा, राइट है ना। आपके प्रिंसिपली स्टेट्स राजे महाराजे, तो 125 लोग राजे महाराजे भेजेंगे और 250 लोग जो है किधर से आएंगे, आपके प्रोविंसेस से आएंगे, राइट। प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहां पे चौंका देने वाली बात क्या है? चौंका देने वाली बात है कि हाँ देखो अगेन, ये तो नॉर्मल है कि 125 लोग जो है वो राजे महाराजे नॉमिनेट करेंगे। आप कहेंगे हाँ सर और क्या ही करेंगे, इलेक्शन थोड़े करा देंगे, ये तो ऑब्वियस है, नॉमिनेट करेंगे। लेकिन ये जो 250 लोग हैं, राइट, ये 250 लोग एक्चुअली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मेंबर द्वारा भेजे जा रहे हैं। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो लोग भेज रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, क्या कहना चाह रहे हैं कि हाँ फॉर एग्जांपल 250 लोग हैं तो बंगाल का प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो सकता है 30 लोगों को भेजे, राइट। यूपी का प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो सकता है 40 लोगों को भेजे, बॉम्बे का प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो सकता है 30 लोगों को भेज दे, राइट। पंजाब का प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो सकता है 20 लोगों को भेज दे। तो ऐसे सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इंडिया के सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अपनी अपनी तरफ से कुछ लोग भेजेंगे जितना बोला गया होगा, और उससे ये 250 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब यहां पे देखने लायक बात यह है कि दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओहो, ये क्या कह दिया, राइट, दिस इज टेक्निकली इनडायरेक्ट इलेक्शन। और लोकसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोकसभा में हम लोग खुद वोट देते हैं और चुनते हैं, और तब कोई जाके बैठता है पार्लियामेंट में, राइट है ना। हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाके बैठता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। तो यहां पे लोकसभा अगर हम इसको कह रहे थे तो यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। यहां पे जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भेज रहा है। भाई ये बहुत अजीब सी बात हो गई। 5 साल चलो ठीक था, 375 आज 250 550 कुछ है, तो हाँ चलो जो है ये भी ठीक था, राइट है ना। ये आपने स्प्लिट कर दिया, चलो ये भी ठीक है, 250 लोग हमको दिए, पर 250 लोगों का इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन कराता है, राइट। ये तो बिल्कुल ही सरासरी गलत हो गया, तो बिल्कुल ही कैसे आपने कर दिया। तो हाँ, ये 250 का इनडायरेक्ट इलेक्शन दिस इज फेडरल असेंबली का बहुत ही अजीब सा जो है इनका टेक था। बिल्कुल भी जो है ये नेचुरल जो अंडरस्टैंडिंग है लोकसभा की उसके हिसाब से ये नहीं है। चलिए इधर देखते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट क्या कह रहा है। काउंसिल ऑफ स्टेट, तो दिस इज अ परमानेंट हाउस, जैसे आज होता है राज्यसभा। इसमें 1/3 यानी 1/3 लोग हर 3 साल पर इलेक्ट होंगे, मतलब लगभग 9 साल का टोटल टर्म एक आदमी का रह सकता है। तो 1/3 ट्राइनली, यस 1/3 ट्राइनली। अभी क्या है, अभी 1/3 2 साल पे, राइट है ना, ऐसा कुछ है इफ आई एम करेक्ट। तो जो है 1/3 अभी 6 साल का टोटल टेन्योर आ जाता है। सो यहां पे टोटल बोला गया है कि यहां पे 260 मेंबर होंगे, 260। अब 260 में एक तरफ हमने ऑलरेडी देखा था 104 मैक्सिमम, और दूसरी तरफ जो है 156 बच गए, 156 156 156 कहां से आ रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया से आ रहे हैं, है ना, नॉर्मल इंडिया से, ब्रिटिश प्रोविंसेस से। एंड अब यहां पे चौंका देने वाली बात ये है कि जो ब्रिटिश इंडिया से लोग आ रहे हैं, ये यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन है। अजीब सी बात कह दी, राइट, कि राज्यसभा में हम लोग वोट करेंगे, जनता वोट करेगी तब राज्यसभा पहुंचेंगे। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जहां पे उल्टा होता है, जहां पे लेजिस्लेचर से लोग आते हैं, वहां पे जो है डायरेक्ट इलेक्शन कराया गया। और जिसे राज्यसभा, जिसे आप लोकसभा समझ रहे हैं, फेडरल असेंबली जो है, वहां पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। तो ये बड़ा उल्टा सा जो है यहां पे प्रोविजन इन्होंने प्रोवाइड कर दिया।
नाउ सो जो है ये बात इन्होंने यहाँ पे लेजिस्लेचर में रखी। तो हमने बाई कैमरा लेजिस्लेचर की बात समझी, जो है अपर हाउस 260 मेंबर है, डायरेक्ट इलेक्शन है, परमानेंट बॉडी है, 1/3 हर 3 साल, राइट है ना। कोई अच्छा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं कर सकते, ये किसी सरकार को गिरा नहीं सकते, राज्यसभा नहीं गिरा सकती। लोअर हाउस ये लोकसभा जो ये पास कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। 375 मेंबर्स की हमने बात करी, जिसमें हमने समझा कि इंडियन प्रोविंसेस द्वारा जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, राइट। बाकी नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंसेस है ना। अब आप कहेंगे सर ये वाला तो बताया नहीं, 104 नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस, सेम जैसा वहां पे, इसमें कोई और तरीका है ही नहीं। तो ये भी नॉमिनेटेड थे, हाँ भाई देख लो चाहे, वरना कहोगे कहा नहीं, तो हाँ भाई ये नॉमिनेटेड नहीं, राइट, इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं, नॉमिनेटेड। ड्यूरेशन 5 साल, यस। इस तरह का लोकसभा, राज्यसभा या फिर फेडरल असेंबली और जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स इस तरह से सेंटर पे क्रिएट करेगा ना। इसमें कुछ चीजें और भी जो है रखी गई, जैसे कि हम लोग सीख रहे थे, कम्युनल अवार्ड आया था, कम्युनल अवार्ड, जिसमें काफी सारे लोगों को सीटें दी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सपैंड कर दिया गया था, याद है ये बात। तो हम देखेंगे कि हाँ यहाँ पे क्लास बेसिस पे, राइट, क्लास बेसिस पे, रिलीजन पे क्लास बेसिस पे क्या दे दी गई है, सीटें दे दी गई हैं, राइट है ना। कि हाँ मुस्लिम्स को है, सिखों को है, एंग्लो इंडियंस को है, यूरोपियंस को है, सबको इस तरीके से यहाँ पे सीट्स दे दी गई, राइट। सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। प्लस बजट, तो मैं कह रहा था फाइनेंस, तो फाइनेंस दे तो दिया है हमको कि हाँ वोटिंग करिएगा, बट यू विल फाइंड कि 80% बजट ऐसा है, 80% बजट जिसमें आप वोट कर ही नहीं सकते, नॉन वोटेबल है। तो क्या ही पावर दिया है ना, क्रिटिसाइज करना बनता है इस पे कि क्या ही एक्चुअल पावर दिया है। अगर दिस इज नॉन वोटेबल, 80% पे हम लोग वोट ही नहीं कर सकते तो क्या फायदा, कोई सेंस नहीं बनता। 20% पे इधर उधर छोटा मोटा पैसा पे हम लोग वोट कर सकते हैं, बस उतना ही पावर यहाँ पे दिया। तो 80% बजट नॉन वोटेबल है, एक तो ये हमारा दर्द है। दूसरा, गवर्नर जनरल के पास रेजिडुअरी पावर हमने कहा था, प्लस उसके पास और भी पावर है, राइट। आपने कहीं पैसा काटो, कहेगा नहीं काटेंगे, दे देंगे, राइट। आप कहेंगे कि हाँ जो है कोई बिल रिजेक्ट हुआ है, राइट, लेजिस्लेचर द्वारा, तो कहेगा नहीं पास करा देते, जॉइंट सिटिंग वगैरह कुछ करा देगा, राइट। प्लस ऑर्डिनेंसेस तो इशू कर ही सकता है, अपना वीटो कहीं लगा ही सकता है, ये सारी चीजें हमारे ऊपर हो सकती हैं। तो कहने का मतलब दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राइट है ना। दिस इज ऑल ब्रेक्स, नो इंजन नहीं है ना, ऐसा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि दिस इज ऑल ब्रेक्स, ब्रेक दिए हैं गाड़ी में, अपने इंजन भी लगा देते तो अच्छा लगता, राइट है ना। सिर्फ और सिर्फ ब्रेक्स नहीं हुए। तो ये हमने बात कर ली सेंटर की, सेंटर में फेडरेशन की बात करी, एक बात। दूसरी बात एग्जीक्यूटिव की बात करी कि दायरकी आ चुकी है, और तीसरी बात हमने फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स का डिस्कशन किया। दिस इज सेंटर। अब चलते हैं प्रोविंसेस की तरफ कि प्रोविंसेस में क्या हो रहा है। नाउ प्रोविंसेस में आई है हमारे पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, राइट। टेक्निकली क्या होता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब कि बंगाल जो है, बंगाल, राइट है ना। अब बंगाल का एग्जांपल मतलब मद्रास का एग्जांपल, मद्रास में अब होगा, मद्रास का एक गवर्नर होगा, राइट, गवर्नर। दिस गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय क्राउन, हाँ चलिए बात ठीक है, अपॉइंटेड बाय क्राउन, राइट, एक बात। प्लस दिस गवर्नर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू, सेंटर पे वाइसरॉय बैठा है, वाइसरॉय क्या इसके सबऑर्डिनेट है? नहीं। क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल है? नहीं। तो दिस इज हाउ ये सीधे एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी सी क्रिएट हो रही है, जो कि गवर्नर या क्राउन जेंडर है, जो कि राजा के पास है। तो ये अपने आप में मद्रास एक एंटिटी क्रिएट हो रहा है, राइट। गवर्नर जो है, गवर्नर सीधे क्राउन से आ रहा है, वो वाइसरॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह को रिपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी पावर इसके टर्म्स में काफी कम है, राइट। तो गवर्नर हिमसेल्फ इज बिकमिंग लाइक वेरी पावरफुल नाउ। प्लस गवर्नर की अपनी क्या होगी, एक अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। ये क्या होंगे? ये एक्चुअली इंडियन मिनिस्टर्स हैं, इंडियन मिनिस्टर्स, जिनको चुना जाएगा यहां के लेजिस्लेचर द्वारा। तो मद्रास लेजिस्लेचर से मिनिस्टर्स चुनेगा गवर्नर, और उनकी एड एंड एडवाइस पे ही विल ऑपरेट। Plus these executives, these Indian ministers, they are responsible to the legislature, जहां से आए हैं, वरना सरकार गिरा देंगे। They are responsible to the legislature। अगर ये लोग इनके हिसाब से जवाबदेह नहीं होंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे, तो क्या इस सरकार का विध्वंस हो सकता है, गिराई जा सकती है? यस, सरकार को गिराया जा सकता है। तो दिस इज हाउ दिस होल बॉडी इज व्हाट, दिस इज ऑटोनॉमस बॉडी।
प्लस गवर्नर का अगर पावर अगर हम देखें तो अभी हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट करी थी, तो कंकरेंट लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट दोनों ही लिस्ट में जो है ये ऑपरेट कर सकते हैं। सेंट्रल लिस्ट या फेडरल लिस्ट ऑब्वियस है कि हाँ फेडरल लिस्ट इनके सेम नहीं होगी, राइट। बाकी दोनों लिस्ट में एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी दोनों लिस्ट में ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो गवर्नर इस तरीके से क्या है, ये ऑटोनॉमस सा एरिया क्रिएट हो रहा है, ऑटोनॉमी है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। So I hope you got this point कि what does actually provincial autonomy means? It means कि एक separate legal entity create हो चुकी है। डायरेक्ट कंट्रोल है किसका? ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल, राइट। इनकी अपनी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स होंगी, रिसोर्सेज होंगे, कल को ये कुछ लोन लेना चाहें अपने स्टेट के लिए ले सकते हैं, यस अपना लोन वो ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ ये सारे प्रोविंसेस अलग हो रहे हैं। अब इसमें गवर्नर जो है, गवर्नर, अब यहाँ पे गवर्नर की सुपर पावर्स है ना, टेक्निकली वर्ड स्पेशल पावर्स है। तो गवर्नर हैज अगेन स्पेशल पावर्स ओवर हियर, स्पेशल पावर्स या फिर डिस्क्रिशनरी पावर, जैसा कि ऊपर हमने वाइसरॉय के पास देखी थी, गवर्नर जनरल के पास देखी थी, तो वैसे ही यहां भी क्या है, स्पेशल पावर्स है, राइट है ना। कि स्पेशल पावर्स किसको लग रहा है कि माइनॉरिटीज का जो है हक मारा जा रहा है, सिविल सर्वेंट्स की जो है राइट्स एनक्रोच हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, ब्रिटिश का बिजनेस इंटरेस्ट बिगड़ रहा है, राइट। जो है कुछ एक्सक्लूडेड एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं जहां पे कुछ दिक्कत हो रही है, प्रिंसी स्टेट्स के ऊपर एनक्रोचमेंट कुछ हो रहा है, ही कैन टेक ओवर द गवर्नमेंट, अपने हिसाब से वो ऑपरेट कर सकता है, अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकता है, राइट है ना। तो यहाँ पे गवर्नर के पास बहुत आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, और वो अगर मिनिस्ट्री को, जो इंडियन मिनिस्ट्री है, उसे बाईपास करना चाहे तो वो बाईपास कर सकता है। बट नाउ यहां पे देखने लायक बात यह है कि नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो टेक्निकली जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला पार्ट है, दिस विल कम इनटू फोर्स, राइट, दिस केम इनटू फोर्स। सेंटर वाला पार्ट तो आया ही नहीं, बट दिस वाज ओके, तो दिस केम इनटू फोर्स। So now the point is, जरा इस बात को सोच के देखो कि now there is an opportunity as per the 1935 का एक्ट, 1935 के इस एक्ट के तहत अब ये पॉसिबल है कि हाँ हम अपनी एक सरकार मद्रास में बना सकें, हम अपनी एक सरकार बंगाल में बना सकें जिसके ऊपर वाइसरॉय का कंपैरेटिवली कंट्रोल नहीं है, राइट है ना। हम अपना बॉम्बे में एक सरकार बना सकते हैं, हम सेंट्रल प्रोविंसेस में, यूपी में सरकार बना सकते हैं। तो जो इंडियन मिनिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी अपनी सरकार, भले गवर्नर जो है वो क्राउन से बिठाया है, ब्रिटिशर है माना, राइट, लेकिन कम से कम इंडियन मिनिस्टर्स की सरकार की पॉसिबिलिटी यहां पे क्रिएट हो रही है इन दिस 1935 एक्ट। तो सेंटर का फेडरेशन दयार की वो सब तो कभी एक्टिवेट हुआ ही नहीं, बट दिस इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड, देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। ऐसा एक माहौल है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम और आप इलेक्शन लड़ें, कांग्रेस अगर इलेक्शन लड़ेगी, तो यहां पे वो अपनी सरकार बना सकती है, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो टेक्निकली यहां पे, या चीफ मिनिस्टर कह लो आज के टर्म्स में, उस समय प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर ऐसा कहते थे, तो आप टेक्निकली चीफ मिनिस्टर यहां पे बन सकते हैं, इंडियन चीफ मिनिस्टर, इंडियन मिनिस्टर्स जिसके पास सारे ही सब्जेक्ट है, सारा ही पोर्टफोलियो है, कोई ट्रांसफर्ड रिजर्व जैसा झंझट नहीं है। पहले 1919 में यहीं पे दयारकी की बात कर रहे थे हम लोग, बट अब कोई दयारकी का कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है। सो एग्जीक्यूटिव हमने समझा। सिमिलरली लेजिस्लेचर में अगर हम जाने, लेजिस्लेचर, राइट, दूसरी साइड आते हैं, लेजिस्लेचर की साइड आते हैं, तो लेजिस्लेचर में अगर हम समझें तो लेजिस्लेचर में वही सारी बातें फिर से एप्लीकेबल होंगी। कैसी बातें, आइए देखिए। तो हम बात कर रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा जो है सेंटर पे है, वो सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा यहां भी रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, यहां भी रहेगा भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा है। प्लस सारे मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड है, तो ये जो आपको लेजिस्लेचर दिख रहा है यहां पे कैसा होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, लोग, तो मद्रास के सारे लोग यहां पे डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन है ना। मद्रास के लोग क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे यहां पे। इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर की, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी होगा, हाँ भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी होगा, राइट है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट भी है, यस ये भी है, सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या ये मुद्दा लगेगा, हाँ ये मुद्दा भी लगेगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मुद्दा भी है, यस, राइट, डायरेक्टली इलेक्टेड है, यस। क्या महिलाएं भी हैं, हाँ महिलाएं भी हैं, राइट। फ्रेंचाइजी जो है एक्सटेंड हो गई है महिलाओं के लिए, उनको भी राइट जो है वोटिंग राइट्स वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। प्लस सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स मिल चुके हैं, यस, मिनिस्टर्स के पास सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, राइट। और जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय अ प्रीमियर, हमने ऑलरेडी समझा कि हाँ इंडियन मिनिस्ट्री हमारी डेवलप हो सकती है।
मिनिस्टर्स क्या रिमूवेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट की हमने ऑलरेडी बात करी। बजट यहां पे काफी हद तक आपके कंट्रोल में है, लेकिन 40% बजट अभी भी जो का त्यों है, 40% बजट यहां पे नॉन वोटेबल है। तो यहां पे अगेन 40% बजट अभी भी वोट नहीं हो सकता, नॉन वोटेबल है ना, आपके कंट्रोल के बाहर है 40% बजट। प्लस गवर्नर के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, हमने ऑलरेडी समझा, तो वो चाहे तो बिल को मना कर दे, चाहे तो अपना ऑर्डिनेंस पास कर दे, चाहे तो जो है गवर्नर के इनएक्ट गवर्नर्स एक्ट्स एंड ऑल, अपने हिसाब से कोई एक्ट बनाना चाहे तो बना सकता है। तो यहां पे आर्बिट्रेरी पावर्स यहां पे गवर्नर्स को दी गई। सुनाओ इस एक्ट को अगर हम ओवरऑल देखें, क्या ये एक्ट सेटिस्फैक्टरी है? देखो इसमें जागरण बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें कही, ये दे देंगे वो दे देंगे, बट रियलिटी में कुछ देखो दिया नहीं है ना। एसेंस अगर आप देखिए कि रियल पावर हमको यहां पे कुछ मिल रही है, तो रियल पावर हमको यहां पे नहीं मिल रही है, राइट है ना। तो यहां पे यू विल फाइंड कि जो सेफ गार्ड और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पेशल पावर्स जो गवर्नर और वाइसरॉय को दी हैं, इसने सब कुछ खत्म कर दिया है, खाली ब्रेक ही ब्रेक दिख रहा है हमको, राइट। गवर्नर के पास एक्सटेंसिव पावर है, कुछ भी कर सकता है वो। एक्ट प्लस एनफ्रेंचाइजमेंट, कितने लोगों को जो है वोटिंग राइट मिल रहा है? टोटल 14% ऑफ द ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन, इतने ही लोग वोट करेंगे, राइट। प्लस एक कम्युनल इलेक्टोरेट का मुद्दा आप और लेकर आ गए, जिससे लोगों में और विभाजन आएगा, लोगों में और जो है मन मुटाव आएगा, अलगाव आएगा, तो सेपरेट इलेक्टोरेट आप बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। प्लस ये संविधान रिजिड है, हम इसमें कुछ कर सकते हैं, इस 1935 एक्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई इसमें जो है सच कोई ऐसी पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं। तो दिस एक्ट डेफिनेटली वी विल निगेट, राइट है ना। तो वी विल लाइक कि हाँ वी आर नॉट एट ऑल कन्विंस्ड विद दिस एक्ट। और ये एक्ट कहीं ना कहीं हमें बताता है कि ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी क्या है, करना क्या चाहते हैं वो, है ना। लॉन्ग टर्म गेम क्या है यहाँ पे, क्या वो हमको आजादी देना चाह रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है ले लो अपना देश, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो ना ये सारी बातें जो है थोड़ा सा हमें दिखेगा कि दिस इज मिसिंग, है ना। तो यहाँ पे अगर ब्रिटिश स्ट्रैटेजी अगर आप समझिए कि ब्रिटिश स्ट्रैटेजी क्या है, तो ब्रिटिश स्ट्रैटेजी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिखाई देगा कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे लिबरल्स और मॉडरेट्स हैं, राइट, लिबरल स्लैश मॉडरेट्स, उनको अपीज कर रहे हैं और उनको बताना चाहते हैं कि जिनकी रेलेवेंस सोसाइटी में है, राइट। वी आर स्टिल सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, राइट है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या फिर जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म, दिस इज समथिंग वी सपोर्ट। तो लिबरल्स और मॉडरेट थॉट जो है, जो लीडर्स हैं जैसे तेज बहादुर सप्रू हो गए, तो जो लिबरल्स हैं उनकी इज्जत वापस बढ़े, ये जरूरी है। तो ये यहाँ पे वो पुश करना चाह रहे हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो कि जो है यहाँ पे एजिटेशन करना चाहते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि कांग्रेस, जैसे कि गांधी जी, राइट। प्लस हमने ये देखा कि पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रिप्रेशन हुआ है और उसके बाद रिफॉर्म किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज हमको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जवाब रिफॉर्म नहीं है, राइट। 1935 का एक्ट जो है वो इसका जवाब नहीं है, उसका जवाब ये था। तो पहले रिप्रेस कर दिया है, दबा दिया है, जब नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया, कॉल ऑफ हो गया, उसके बाद रिफॉर्म जो है फाइनली आ रहा है, विच शोज कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस मूवमेंट का जवाब क्या है? रिप्रेशन ही है। तो यानी कि हम आपके किसी भी एजिटेशन से मूव नहीं होने वाले, ऐसा वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं, राइट। दिस इज समथिंग दे वांटेड टू पोर्ट्रे। प्लस वो ये भी चाहते हैं कि हाँ जो है जो पॉलिटिकल यू कैन से प्रिविलेज है, पॉलिटिकल प्रिविलेज, जब ये इसमें लोग जाएंगे प्रिविलेज, राइट, जब पार्लियामेंटेरियन बनेंगे, उनको गाड़ी मिल जाएगी, गनर मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, सैलरी बढ़िया मिलेगी, तो हो सकता है फिर वो दोबारा मूवमेंट ना करें, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहा है, चाहे लेजिस्लेचर का सेंटर पे, प्रोविंसेस पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जा रही है, उसका पर्पस कहीं ना कहीं ये भी है कि जितने लीडर्स हैं सबको पार्लियामेंट में भर लो, राइट। फिर ये खुश हो जाएंगे, फिर ये बाहर जाके कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करेंगे, लोगों को भड़काएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं एजेंडा ये भी है कि हाँ जो है जो कांग्रेसमैन है इनको लेकर आ जाओ, राइट। प्लस आइडिया कहीं ना कहीं अंग्रेज ये भी चाहते हैं कि इंडिया में राइट वर्सेस लेफ्ट की लड़ाई हो जाए, राइट। तो ओवरऑल अप्रोच उनका ये भी है कि हाँ ये राइट विंग और लेफ्ट विंग कांग्रेस में ही भीड़ पड़े, इंडिया में ही राइट विंग और लेफ्ट विंग भीड़ पड़े, जैसे कि हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग एंड जो है अदर बॉडीज दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, ऐसा ही कुछ यहाँ माहौल क्रिएट हो जाए। ये कैसे करने की कोशिश करी? वाया सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो वाया सेपरेट इलेक्टोरेट्स वो ऐसा फॉल्ट बो रहे हैं, ऐसी फॉल्ट लाइन डाल रहे हैं हमारी सोसाइटी में कि हम सारे एक दूसरे से लड़ भिड़े,
राइट। तो यहां पे ब्रिटिशर्स अभी भी आजादी की तरफ कुछ नहीं सोच रहे। अगर आप ये सोचिए कि दे आर सेइंग कि हाँ यही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, डोमिनियन स्टेटस दे देना अगली बारी, ऐसा कोई यहां पे इंटेंशन दिख नहीं रहा, अभी भी नहीं दिख रहा है। राइट है ना, कि हाँ हमें आजादी दे देंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे जो है सही में नहीं। वाइसरॉय को पूरा कंट्रोल दे रखा है, आप बैठे हैं कुर्सी पे मिनिस्टर की तरह। राइट है ना, मिनिस्टर हायर हो गए लेकिन कुछ कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। वाइसरॉय आपको चाहे पल में भगा सकता है, क्या प्लेजर क्लॉज है हमारा, चलो निकलो यहाँ से, घर जाओ अपना। राइट, बुरी अवस्था बांधो, किसी और मिनिस्टर को जाएंगे। तो टेक्निकल प्लस अगर आप बैठे भी हैं और अपनी मन की मर्जी करना चाहे तो आप उसे रोक नहीं सकते। कोई ऐसा सेफ गार्ड वगैरह आपको मिनिस्टर को प्रोवाइड नहीं किया गया, उसको प्रोवाइड किया गया। वाइसरॉय गवर्नर जनरल, गवर्नर के पास अपना सेफ गार्ड है, अगर आप उनके हिसाब से नहीं चले तो उनके पास 10 तरीके हैं आपको सिखाने के। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई रियल सेफ गार्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो यहां पे एक और बात कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये चाहते हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस प्रोविंशियलाइज हो जाए। राइट, प्रोविंशियलाइज हो जाए कि हाँ लेट से मान लो राजा जी सी राजागोपालाचारी मद्रास के प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रीमियर बन गए, तो उसके बाद क्या होगा? अब क्या वो बाकी लोग ही सुनेंगे? मे बी आपस में जो प्रोविंसेस है वो कोऑर्डिनेट ना करना चाहें। राइट, थोड़ा सा ईगो आ जाए कि हाँ भाई जो है हम तो अब तो हम प्रीमियर हैं। राइट, हम तो एक अलग ऑल्टरनेट बॉडी हैं, मतलब एक अलग सेपरेट बॉडी हैं, हम सीधे क्राउन्स को रिपोर्ट करते हैं। ये कौन ही वाइसरॉय गवर्नर बैठा हुआ है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जो झुकाव है ओवरऑल, जो हमको इंडिया में सरकार लेकर आनी है, राइट है ना, ये जो नेशनल मूवमेंट है कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाएगा अगर कांग्रेस अपने प्रोविंसेस में बट जाएगी। राइट है ना, बंगाल की अलग कांग्रेस है, वो अलग ही हीरो बन रही है ना, मतलब अलग उनकी स्ट्रैटेजीज हैं। राइट, बॉम्बे की अलग जो है कांग्रेस है, वो अलग उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, अलग प्रीमियर, अलग लीडरशिप। राइट, सिमिलरली मद्रास की अलग है। तो ये सारा विभाजित हो जाएगा और वो आराम से आगे जो है राज्य कर पाएंगे। तो अभी भी देखो अंग्रेजों का ऐसा कोई मूड नहीं है यहां से निकलने का, स्पेशली विंस्टन चर्चिल एंड ऑल आर देयर एंड दे डोंट वांट कि हाँ इंडिया हाथ से छूटना चाहिए। राइट, दे आर लाइक अभी तो कंटिन्यू करते रहो भाई, कॉलोनी बनाए रखो तो कंटिन्यू रखो। तो यही सारा माहौल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। So this was the part। तो यहां पे अगर हम जो है नेशनलिस्ट का रिस्पांस देखें तो नेशनलिस्ट रिस्पांस क्या लोगों को पसंद आएगा? नहीं। कांग्रेस कहे कि नहीं ये जो है वाहियात है, फर्जी है। हालांकि लिबरल्स विल लाइक दिस, लिबरल्स सपोर्ट करेंगे, लिबरल्स विल से यस कि वी आर द फ्रेंड ऑफ रिफॉर्म और जो है हम इसको सपोर्ट करेंगे। सिमिलर रिएक्शन जो है मुस्लिम लीग के पास भी है। राइट, हिंदू महासभा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, दे विल बी लाइक हाँ वी विल सपोर्ट। तो हिंदू महासभा भी इसके सपोर्ट में है और लिबरल्स भी इसके सपोर्ट में है कि हाँ ये मूवमेंट, ये जो है रिफॉर्म ठीक है। तो दे बोथ आर सपोर्टिंग, बट कांग्रेस इन जनरल इज सेइंग कि हाँ जो है वी आर नॉट सपोर्टिंग, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्ट। तो 1935 का एक्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जैसा कि हम कह रहे थे कि हाँ नेहरू जी का स्टेटमेंट है कि वी आर प्रोवाइडेड विद अ कार, ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। कोई इसमें इंजन नहीं है, खाली क्या दे दिया है? ब्रेक दे दिया है। ओके, नाउ एक लॉर्ड लिलिथगो का स्टेटमेंट है इसमें, जो कि उस समय सेलेक्ट कमेटी भी लीड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वी फ्रेम द एक्ट ऑफ 1935 बिकॉज वी थॉट दैट वाज द बेस्ट वे, सुना ध्यान से, दैट वाज द बेस्ट वे ऑफ मेंटेनिंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन इंडिया। राइट है ना, अपना इन्फ्लुएंस हम मेंटेन करेंगे, लॉर्ड लिलिथगो कह रहे हैं। एक्चुअली ये सेलेक्ट कमेटी के हेड नहीं है, सेलेक्ट कमेटी के हेड जो है, हाँ सही है, यही है, जो 43 तक रहेंगे ये, लॉर्ड लिलिथगो ही है। राइट, सो 1936 से 43 रहेंगे ये, तो हाँ यही है जिनको भेजा गया है जो है। अच्छा 36, हाँ सही। राइट, आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज बिटवीन विलिंगडन एंड लिलिथगो, काफ़ी थोड़ा या, हालांकि दोनों एक ही जैसी पर्सनालिटी है, दोनों गांधी जी के खिलाफ हैं, दोनों जो है हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इरविन के बाद दोनों पर्सनालिटीज ऐसी आ रही है, चाहे वो विलिंगडन हो और चाहे जो है ये लिलिथगो हो, दोनों ही सपोर्टिव नहीं है। सो खैर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने समझा। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज डिबेट की कि अब क्या किया जाए, क्योंकि यहां पे हमने समझा कि एक मुद्दा है इंडियन मिनिस्ट्री। राइट, ये कुछ दिख रहा है हमको, ये मिनिस्ट्री बनाने का मौका है। राइट, तो यहां से फिर से एक डिबेट चालू होगा। आइए इस डिबेट को समझने की कोशिश करते हैं कि यहां से दिस इज लाइक सेकेंड स्टेज डिबेट। राइट, सेकेंड स्टेज डिबेट। सो नाउ तो यहां पे डिस्कशन चालू हो रहा है। तो 1937 में फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं। राइट, तो 35 का एक्ट आ गया है। तो नाउ वी हैव एक्ट ऑफ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि कह रहा है कि देखो सेंटर पे तो अभी भूल जाओ, सेंटर पे तो फेडरेशन अभी तो नहीं आने वाला, तो सेंटर भूल जाओ। राइट, प्रोविंशियल इलेक्शंस होने,
प्रोविंशियल इलेक्शंस होने, मिनिस्ट्री बननी है। और प्रोविंशियल इलेक्शंस जो होने हैं ये आपके 1937 में प्लान्ड है। 1937 के फरवरी में इलेक्शंस हो रहे हैं, राइट। अब हम फिर इस डिबेट में फंस गए कि इस इलेक्शन में लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्या किया जाए दोस्त। तो प्रोविंशियल इलेक्शंस, तो फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस इलेक्शन में लड़ाई लड़नी है कि नहीं लड़नी चाहिए, राइट है ना, वो क्या है। तो यहां पे मोटा मोटी यू विल सी कि हाँ देयर इज एन एग्रीमेंट कि इलेक्शन तो लड़ना चाहिए, राइट। इलेक्शन लड़ने में सच कोई बुराई नहीं, लेकिन इलेक्शन की सीटें हमें लेनी चाहिए, मिनिस्ट्री बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, लेजिस्लेचर में जाना इज फाइन, काउंसिल एंट्री तो पहले ही एग्रीड है, राइट है ना। तो काउंसिल एंट्री इज फाइन की काउंसिल एंट्री कर देंगे, इलेक्शन लड़ देंगे, दैट इज ओके। बट मिनिस्ट्री बनानी कि नहीं बनानी है, दिस इज समथिंग जो कि बड़ा डिबेट है। Okay, so Congress should fight these elections on the basis of detailed political and economic program, thus deepening the anti-imperialist consciousness of the people. राइट है ना कि हाँ भाई लड़ो ताकि लोगों में और अंग्रेजों के खिलाफ जो है भावना जागृत हो, राइट। दिस इज समथिंग विच इज ओके। बट इलेक्शन के बाद क्या करना है ये यहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं है। तो नाउ तो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस मेजोरिटी जो है पा जाए तो क्या सरकार बनाए, सरकार क्या बनानी चाहिए, मिनिस्ट्री बनानी चाहिए। अब इस पर मत देखते हैं, इसमें हमें दो अलग अलग व्यूज नजर आएंगे, जिसमें अगेन जवाहरलाल नेहरू, यू कैन अंडरस्टैंड कि वो किस डायरेक्शन में होंगे। तो यू विल फाइंड कि जवाहरलाल नेहरू एंड द लेफ्टिस्ट और बेसिकली सुभाष चंद्र बोस हो गए, कांग्रेस सोशलिस्ट, तो जो लेफ्ट विंग है कांग्रेस में, राइट है ना, तो जो लेफ्ट विंग है आप देखिए, तो कांग्रेस का जो लेफ्ट विंग है, तो टेक्निकली लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्लस अदर्स, राइट। दे आर सेइंग कि जो है क्या हमें वाकई सरकार बनानी चाहिए, राइट। आइए समझते हैं। तो दे आर सेइंग ऑफिस एक्सेप्टेंस नहीं, अगर हमने ऑफिस एक्सेप्टेंस कर लिया तो उससे हमारा हम एक्ट का रिजेक्शन कैसे कर सकते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि 1935 का एक्ट हमको पसंद नहीं आया, लेकिन फिर हम कूद पड़े और कहें हम मिनिस्ट्री बना देंगे, राइट है ना। तो कैसे पसंद नहीं आया, राइट। अगर आपको वाकई पसंद नहीं आया है तो आप उसमें इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, राइट। में भी इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, आप जो है जाके सीटें भी नहीं लेंगे, राइट। हाँ आप ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन बहुत बेकार है, हम इसमें जो है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और फिर भाग के जाइए पहली सीट पे बैठ जाइए कि हम डांस देखेंगे, गाना देखेंगे, कैसे सेंसिबल हुआ ये। तो दे आर सेइंग कि नो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। प्लस समझो कि हाँ कोई पावर तो दी नहीं गई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर एनीवे इज फुलिशनेस। क्यों ही हम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं जिसमें रियल पावर एग्जिस्ट नहीं करती। प्लस जो रेवोल्यूशनरी नेचर है, जो रेवोल्यूशन हम लोग करना चाहते हैं, जो क्रांति हम लेकर आना चाहते हैं इस मूवमेंट में, अगर हम जाके मिनिस्ट्री में बैठ जाएंगे तो क्या ही इज्जत रह जाएगी। वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। तो दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल, दे आर वेरी वेरी यू कैन से जो है नॉन अकोमोडेटिव फॉर दिस थिंग कि हाँ हमें इस तरह का कुछ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क साइड ट्रैक हो जाएगा, पॉलिटिकल वर्क साइड ट्रैक हो जाएगा, राइट। एंड दैट इज द रीजन कि हाँ हमें ये नहीं करना चाहिए। तो बड़ा स्ट्रिक्ट नो आ रहा है इस तरफ से, राइट है ना, कि नो नहीं, नो नो नो, ऐसे कई बार नो हो रहा है कि हाँ करना ही नहीं चाहिए, हमें ऑफिस एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। तो लेफ्टिस्ट लीडर क्या कह रहे हैं कि एज अ काउंटर स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए कि इलेक्शन लड़ो, राइट है ना। तो समझो, तो कह रहे हैं कि देखो कि गवर्नर होगा किसी भी प्रोविंस का, फॉर एग्जांपल मद्रास, तो मद्रास का गवर्नर, राइट, इसका जो लेजिस्लेचर है और जो यहां पे इंडियन मिनिस्टर्स आप बिठाना चाहते हैं, इंडियन मिनिस्टर्स जो बैठाना चाहते हैं। तो कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि लेट अस एंटर ओवर हियर, राइट, कि कांग्रेस इज फाइन एंटरिंग इनटू दिस, विनिंग द इलेक्शन, यहां पे सीटें भर लो, राइट, लेकिन इनको फिर ऑपरेट मत करने दो। क्या इधर इंडियन मिनिस्ट्री बनाओ, नहीं इंडियन मिनिस्ट्री मत बनाओ, ऐसा लेफ्टिस्ट कह रहे हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ना ना ना, काउंसिल में एंट्री करो, बट जैसे कि स्वराज पार्टी किया करती थी, डेडलॉक, राइट है ना, आर्गुमेंट करो, डिबेट करो, कोई जो है पार्लियामेंट बिल है पास मत होने दो, इस तरह का डेडलॉक करो जैसे कि ओल्ड स्वराजिस्ट किया करते थे। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, इंक्रीज रिलायंस ऑन वर्कर्स एंड पेजेंट इंटीग्रेशन, मोर और लेस वी शुड फोकस ऑन, हमारा जो बाहर मुद्दा चल रहा है, किसानों की जो क्लास की लड़ाई है, लेबर्स का जो मुद्दा है, उन सारे मुद्दों पे हमें फोकस करते रहना चाहिए, वहां आवाज उठानी चाहिए। दिस इज समथिंग वी शुड कीप ऑन डूइंग। तो इम्पार्टिंग अ सोशलिस्ट डायरेक्शन, तो फिर वही घूम फिर के बात उन्होंने कही कि सोशलिस्ट एजेंडा होना चाहिए, सोशलिस्ट डायरेक्शन होना चाहिए सरकार का, कांग्रेस का। दिस इज समथिंग जो है वी शुड डू। तो ये व्यू किसका है, लेफ्टिस्ट का व्यू है। सेकंड व्यू, आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइटिस्ट व्यू, बट अदर्स, राइट, अदर्स का व्यू अगर आप देखिए, राइट, तो अदर्स व्यू दे आर सेइंग कि हाँ 1935 का एक्ट गलत है, माना, राइट, माना कि हाँ 1935 का जो एक्ट है वो गलत है, लेकिन अगर लेजिस्लेचर में काम करेंगे वो खाली एक शॉर्ट टर्म टैक्टिक होगी। खाली अगर हम लेजिस्लेचर में गए और इंडियन मिनिस्ट्री नहीं बनाई तो फिर जो है शॉर्ट टर्म टैक्टिक होगी, और इस समय हम कुछ और कर नहीं सकते, कोई मास मूवमेंट का ऑप्शन ही नहीं है,
राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो देन मास स्ट्रगल अलोन वाज केपेबल ऑफ विनिंग इंडिपेंडेंस, राइट, है ना, कि हाँ इस समय मास स्ट्रगल अगर होती, इस समय अगर आप जो है हमें कहते हैं कि मास स्ट्रगल कर लो, ऐसा कुछ ऑप्शन होता, तो देन इट वाज गुड। बट राइट नाउ रिजेक्शन ऑफ ऑफिस वाज नॉट अ मैटर ऑफ सोशलिज्म बट ऑफ स्ट्रेटजी। हमें इस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ जो है ये सोशलिज्म का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर हम मिनिस्ट्री बनाते हैं, डिस्पाइट लिमिटेड पावर्स, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज कुड बी यूज्ड टू प्रमोट कंस्ट्रक्टिव वर्क। जो भी लिमिटेड पावर हमको दी जाएगी, लिमिटेड चीजें दी जाएंगी, उसके द्वारा हम कंस्ट्रक्टिव वर्क कर पाएंगे, राइट। तो ये कह रहे हैं यहां पे, समझो दूसरा व्यू जो है, विच इज द व्यू ऑफ अदर्स, राइट, नॉट ओनली राइटर्स बट अदर्स। तो यहां पे जो है व्यू ये है कि इससे क्या होगा कि अगर हम मिनिस्ट्री बनाते हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, राइट, अगर हम जो है इंडियन मिनिस्ट्री बना देते हैं तो इन दैट केस हम कंस्ट्रक्टिव वर्क भी इसके थ्रू कर पाएंगे। तो उनके हिसाब से क्या है, स्ट्रॉन्ग यस है कि हाँ हमें मिनिस्ट्री बना लेनी चाहिए, है कि हाँ इस तरह की मिनिस्ट्रीज में हमें ऑपरेट करना चाहिए, बना लेना चाहिए। तो दे आर सेइंग कि हाँ इससे कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा, सो व्हाई नॉट। तो गांधी जी बीच में मीडिएट करेंगे। अब देखो गांधी जी रिजाइन कर चुके थे, राइट, लेकिन फिर वहीं गांधी जी यहीं बैठे हुए हैं, राइट, क्या हाँ बताओ भाई क्या हो गया। तो गांधी जी यहाँ पे फाइनली मीडिएट करवा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ अच्छा ठीक है, तो हम बताते क्या करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऑफिस एक्सेप्टेंस जो है, इन्होंने कहा कि देखो मेरी फिलॉसफी के हिसाब से तो इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, बट चलो ठीक है। तो ऑफिस एक्सेप्टेंस के वो खिलाफ है, लेकिन कह रहे हैं कि हाँ जो है फाइनली ही विल बी लाइक कि चलो इसको देखेंगे, रुको अभी, थामो, इसको देखेंगे, इलेक्शन से लड़ लो, राइट, है ना, कि हाँ आगे जाके ही से कि चलो ठीक है बना लेना। बट अभी इनिशियल स्टेज क्या है, इनिशियल स्टेज ये है कि चलो इलेक्शंस लड़ लो। तो 1936 समवेयर इनका स्टैंड ये है, 1936 कि पहले इलेक्शंस लड़ो, राइट, एंड मिनिस्ट्री अभी जो है अभी सोचेंगे, राइट, लेटर, डिसाइड लेटर। तो 1936 का स्टैंड ये है कि अभी जो है अभी सोचेंगे, पहले जाओ इलेक्शन लड़ लो। तो 1936 में वी हैव दिस क्लैरिटी, ऑल इंडिया कांग्रेस की मीटिंग है ना, और ये कह रहे हैं कि हाँ चलो जाओ इलेक्शन लड़ लो, राइट। सो 1936 लखनऊ सेशन, और फिर उसके बाद फैसबुक सेशन हुआ है। तो यहाँ पे 1936 में कांग्रेस ने डिसाइड कर दिया है कि हाँ भाई इलेक्शंस तो लड़ेंगे। आप चाहे तो उसको टाइमलाइन पर डाल दें, बट हाँ छोटी सी कहानी है, जरूरी नहीं है कि हाँ जो है डाला जाए, बट फिर भी चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वी विल ऐड। तो 1936 वी हैव अ सेशन एट लखनऊ एंड वी हैव प्रेसिडेंट यहां पे कौन है पता है आपको? प्रेसिडेंट स्वयं जवाहरलाल नेहरू ही है, जवाहरलाल नेहरू ही प्रेसिडेंट है, राइट। और आगे एक सेशन होगा इसके बाद फैजपुर में। तो पहली बात तो इन सेशंस में, जैसे कि यहीं पे अगर हम देखें तो जो है यहीं पे आपको दिखेगा कि हाँ किसानों की जो मूवमेंट है वो भी साथ ही साथ चल रही है। तो ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं मैं कि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि किसानों का मूवमेंट उठे, तो ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना भी यहीं हो रही है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना भी हो रही है 1936 में। तो यह नेहरू जी के साथ है, नेहरू जी के साथ है। अब ये चैप्टर अलग आएगा फिर पढ़ेंगे, बट फिर भी समझो कि 1936 का जो सेशन है अब वो नेहरू जी यहाँ पे लीड ले रहे हैं, नेहरू जी किसानों को एक्टिवेट कर रहे हैं, लेबर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, और एक ऑल इंडिया किसान सभा का गठन भी हो रहा है। प्लस यहीं पे जो है बात उठ रही है कि हाँ वी विल फाइट इलेक्शंस इज फाइन, राइट, लेट अस गो अहेड विद द इलेक्शंस, है ना। तो इलेक्शन लड़ने में कोई बुराई नहीं है। नेहरू जी इज ऑल्सो अलाइंड कि हाँ जो है कांग्रेस शुड फाइट इलेक्शंस। ऑफिस एक्सेप्टेंस बाद में सोचेंगे, मिनिस्ट्री का बाद में सोचेंगे कि बनानी है कि नहीं बनानी, राइट। सो नाउ यहां पे कांग्रेस का रेजोल्यूशन है कि नॉट टू सबमिट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन और टू कोऑपरेट विद इट बट टू कॉम्बैट इट बोथ इनसाइड आउटसाइड, हर तरीके से, राइट, लेजिस्लेचर के बाहर भी, लेजिस्लेचर के अंदर भी, एंड सो दैट इट कैन बी एंडेड, ताकि ये संविधान को, इस 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया जा सके। हर तरीके से हम चैलेंज इसको प्रोवाइड करेंगे, संविधान के लेजिस्लेचर के अंदर भी, लेजिस्लेचर के बाहर भी। लेजिस्लेचर के अंदर अपोज करने के लिए हमें बैठना पड़ेगा लेजिस्लेचर में पहले। तो नाउ तो फरवरी 1937 आपका इलेक्शन हुआ प्रोविंशियल असेंबलीज में, और इसमें कांग्रेस ने मचा दिया, राइट। तो 11 प्रोविंसेस में यहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, और कांग्रेस इज लाइक परफॉर्मिंग अमेजिंग ओवर हियर, राइट, है ना। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर आप देखिए, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो इज मोर अबाउट, अगेन क्योंकि जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे हैं, तो दिस विल बी अबाउट कि हाँ सबके लिए है, किसानों के लिए है, लेबर के लिए है। ये दो तो मेन विंग है जिसमें किसानों और लेबर को उन्होंने टारगेट किया।
तो नाउ लेट्स हैव अ फोकस ऑन जो है मैनिफेस्टो। तो कांग्रेस मैनिफेस्टो कह रहा है कि हाँ भाई 1935 का एक्ट हम रिजेक्ट करते हैं, यस रिजेक्ट करते हैं, प्लस हम जो आवाज उठाएंगे चाहे मिनिस्ट्री बने ना बने, लेकिन लेजिस्लेचर में जो हम आवाज उठाएंगे कम से कम, राइट, वो होगा कि हम प्रिजनर्स को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे, जो आपकी जो है जेंडर और कास्ट डिसेबिलिटीज हैं, इनइक्वालिटीज है वो हटाएंगे, राइट। एग्रेरियन सिस्टम, तो मैंने कहा ना किसानों के लिए कुछ ना कुछ होगा, तो किसानों को इन्फ्लुएंस करेंगे, यस। सब्सटैंशियल रिडक्शन ऑफ रेंट एंड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, राइट। रूरल डेट्स कम करने की बात कर रहे हैं, चीप क्रेडिट की बात कर रहे हैं, प्लस लेबर्स के लिए बात कर रहे हैं कि हाँ जो है वर्कर्स के लिए ट्रेड यूनियन बनेगी, आप स्ट्राइक भी कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे वादा किया जा रहा है कि हम ये सारी चीजों के लिए आपसे लड़ाई करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी इलेक्शन रैलीज भी होंगी जिसमें ऑब्वियसली गांधी जी कुछ अटेंड नहीं करेंगे, राइट। गांधी जी जाए कि तुम लोगों को जो करना है करो, बट मैं तो वैसे भी सपोर्ट में नहीं था, है ना। तो आप ठीक है, आप लड़ना चाहते हैं इलेक्शन लड़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट क्या मैं कोई इलेक्शन मीटिंग अटेंड करूंगा, रैली करूंगा, ये सब गांधी जी नहीं करते। सो फाइनली कांग्रेस रिजल्ट आया फरवरी 1937 और कांग्रेस वाज लाइक डूइंग अमेजिंग, राइट, है ना। तो टोटल 1161 सीटों में उसने कंटेस्ट किया था, जिसमें 716 सीटें, तो अगेन ये नीले वाले जो है, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे आपका सेंट्रल प्रोविंस हो, चाहे आपका यूपी हो, राइट, है ना, बिहार हो, उड़ीसा हो, एवरीवेयर दे हैव परफॉर्म्ड वेल, राइट। तो इनफैक्ट मेजॉरिटी अगर आप देखिए तो बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी, अगर से एक बार मार्क करो तो बंगाल, असम, राइट, पंजाब, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी, इसको छोड़ के बाकी सब जगह क्या है, मेजॉरिटी है, राइट, है ना। और इसमें भी बंगाल, असम और एनडब्ल्यूएफपी, ये वाला और असम जो है ये वाला और एनडब्ल्यूएफपी, इसमें कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी, मेजॉरिटी नहीं है बट सबसे ज्यादा वोट उसी के पास, सबसे ज्यादा सीटें उसी के पास है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ नेहरू जो है, जब कांग्रेस हैज प्रूव्ड इट्स वर्थ एंड इट आल्सो शोज कि 1937 में कांग्रेस की स्टैंडिंग अच्छी खासी वेरी वेरी स्ट्रांग है भाई, प्रोविंसेस में उसने मचा रखा है, राइट, है ना, कि ऑलमोस्ट पूरे ही इंडिया में अगर खाली आप सिंध और पंजाब को छोड़ दीजिए तो एवरीवेयर दे हैव आउट परफॉर्म्ड एवरीवन, राइट। मजा जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। तो दिस इज दी कांग्रेस परफॉर्मेंस। अगर आप ओवरऑल देखिए तो बहुत सारी सीटें, यूपी में 134 सीट है 228 में से, बिहार में 95 है 152 में, राइट, है, तो ये सारा मेजॉरिटी वाला है। बट अदर देन असम, एनडब्ल्यूएफपी, है ना, इन सब ने अच्छी सीट। पंजाब में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, हाँ पंजाब में अच्छा नहीं है, राइट। एनडब्ल्यूएफपी स्टिल लार्जेस्ट पार्टी है, 19 सीटें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। असम में 35 भी लार्जेस्ट पार्टी है, बंगाल में 60 भी लार्जेस्ट पार्टी है, राइट। सिंध में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, देखिए 8 ही सीटें दिख रही, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस, या। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने स्टेज 1, स्टेज 2 और 1935 का एक्ट हमने देख लिया है। अब यहाँ पे अगले चैप्टर में बात करेंगे, तो टेक्निकली हम लोग समझो, हम लोग 1937 पे खड़े हैं, राइट, वी आर स्टैंडिंग एट 1937 नाउ। तो यहां से मात्र 12 साल की कहानी और है, 12 ईयर्स, जिसमें अगले चैप्टर में बात करेंगे यही मिनिस्ट्रीज जो बन रही हैं इनका डिस्कशन करेंगे कि इन्होंने कैसे परफॉर्म किया, क्या किया, एटसेट्रा। ये डिस्कशन है हमारा अगले चैप्टर में, विच इज अबाउट कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, कि कांग्रेस मिनिस्ट्री बनाएगी। अभी इन्होंने कहा कि हाँ देखेंगे, एक बार सेलेक्ट हो जाए फिर देखेंगे, राइट, लेकिन वो मिनिस्ट्री बनाएंगे और देखेंगे इसकी बातें नेक्स्ट चैप्टर में। पीवाईक्यूज देखते हैं, थोड़ा सवाल देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कहां देखने को मिला, 2012 का सवाल, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सेकंड क्वेश्चन है कि फेडरेशन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रेजिडुअरी पावर किसको दिया गया 1935 में। दूसरा सवाल है, लेटेस्ट सवाल है 2018 का। और ये ऐसे सवाल है ना जो है 1935, 1919, ये सब हर ऑल्टरनेट ईयर, हर 2-3 साल पे आने वाले सवाल, राइट। तो दिस इज लाइक कि इस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, इसे ठीक से पढ़ना, राइट, है ना। 1935 का है, 1919 का है, इसे बार बार पढ़ाता रहता हूँ, बहुत डिटेल बताता रहता हूँ कि हाँ जो है ऐसा कुछ हो रहा था। खैर, एक सवाल आया था आपका जो है 2015 में, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कंप्लीट इट्स हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इन जस्ट 3 years, बट फॉर द एक्सपीरियंस गेन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। कहते हैं कि 60% हमारा जो संविधान है वो यहीं से निकल के आ रहा है, which is huge, right, है ना। तो ये डिस्कस करना, ये सवाल पूछा था, इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ 1935, यू कैन टॉक अबाउट ऑल दिस कि हाँ प्रिंसिपल क्या है, राइट, फेडरेशन एंड ऑल का डिस्कशन, आप वहां से कह सकते हैं यूनियन डिराइव कर रहे हो, बहुत सारी बातें आप इसमें टेकअप कर सकते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का डिस्कशन, सीट्स एंड ऑल का एजुकेशन, है ना, ये सारी बातें आप कर सकते हैं। या सो दिस वाज ऑल अबाउट जो है दिस चैप्टर, जिसमें बात करी कि फ्यूचर स्ट्रैटेजी। तो 1937 पे हम लोग आगे कहानी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज में, और फिर मिनिस्ट्रीज जो इलेक्शन जीते हैं लोग उसमें आगे क्या हुआ ये समझेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाकी पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। बाकी बाय, टेक केयर एंड गुड डे।